आज अगर स्पेशली गैप अप मिल गया आपको, ट्रेडिंग पोजीशन में बुक करिए। आज लॉन्ग साइड पे चेज मत करिए इस स्टॉक को। इसके बाद आप अब बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरा 10,000 का व्यू जो है वो इंटैक्ट है। जो मैं कह रहा हूँ कि ये 5 डिजिट स्टॉक बनेगा, निफ्टी का भी हिस्सा होगा, वो इंटैक्ट है। इंडिगो आएगा स्क्रीन पर यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, लोअर लेवल पर रिकवरी आनी चाहिए। आउटलुक आगे जाके इंडस्ट्री के हिसाब से एक इकलौती कंपनी है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो लोअर लेवल पर आप इसमें सोचिएगा। आज पोजिशनल शॉर्ट को मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आज उस इवेंट का कल्मिनेशन है। आज मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े गैप डाउन में शॉर्ट मत करिए। इंडसइंड बैंक लेकर आइए अब आप, और अब ये जी हाँ, आपको सुन के हैरानी होगी, अब ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हो गया। 7% की रिकवरी यहाँ इंट्राडे में। बार बार लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ और समझाता रहूँगा कि पोजीशनिंग देखिए। कोलगेट को मैं रेड में ले रहा हूँ। रेवेन्यू 2% कम हुआ है, एबिटा 6% कम हुआ है और प्रॉफिट 6.5% कम हुआ है। मार्जिन पर भी अच्छी खासी यहाँ पर चपत लगी है, और इनकी कमेंट्री काफ़ी ख़राब है नियर टर्म के लिए। कोलगेट लेकर आइए एक बार जरा अब आप, करीब 6.25% नीचे कोलगेट। नंबर ख़राब थे, लेकिन नंबर ख़राब से ज़्यादा जो वरी थी वो थी इनकी जो कमेंट्री थी वो काफ़ी ख़राब थी। देखिए, बिल्कुल लॉन्ग और शॉर्ट करने का भी तरीका होता है, जैसा हमने सुबह कहा था। और आप देखिए आज किस तरीके से इन स्टॉक्स में मूव हुआ, चाहे इंडसइंड बैंक हो, चाहे इंटरग्लोब हो, चाहे कोलगेट हो। इन पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन पहले गुड आफ्टरनून आप सभी को, हमारे व्यूअर्स को। श्रेया, वीरू, आपको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अब बात करते हैं मार्केट की, और वो सुबह वाली प्लेट वापस लेकर आइए ज़रा एक बार, क्योंकि ये सब होना ही था। ये इन भाई साहब का काम है। इन्होंने जो मार्केट के ऊपर इक्विलिब्रियम बिगाड़ा उस वजह से, और अमेरिकी बाज़ारों में भूकंप आया और असर दुनिया भर के बाज़ारों पर हुआ। जी हाँ, इम्पैक्ट इवेंट वहाँ हुआ, असर हमारी मार्केट पे हो रहा है। क्या करें, अब जो है वो है। अब यूएस बॉन्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसने पूरा का पूरा मूड बिगाड़ा, और उसकी वजह से अब एक रिस्क ये रहेगा कि परसों की तरह ही कहीं आज भी एफआईआईज बड़ी सेलिंग तो नहीं करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां रही हैं उससे ग्लोबल मंदी के संकट मंडरा रहे हैं, ख़ासतौर से यूएस में। और जैसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये यूएस का संकट है। नियर टर्म में सब मार्केट गिरती हैं। हमारे लिए सवाल होगा कि क्या हम कम गिरेंगे और ज़्यादा चलेंगे, जो नॉर्मली ट्रेंड रहा है हमारी मार्केट का। और नियर टर्म में तो खैर सारी मार्केट गिरेंगी, जैसा आप देख ही रहे हैं। आज सारे मार्केट गिरे हैं। हमारी मार्केट कोई गॉड्स गिफ्ट तो है नहीं कि रोज़ ही चलेंगी। आज गिर गई हमारी मार्केट भी, नो बिग डील। आज का एफआईआई डेटा क्रूशल होने वाला है, कैश मार्केट का डेटा खास तौर से। और आज के डेटा में एक और चीज़ भी देखनी होगी, शॉर्ट्स में एफआईआईज क्या कर रहे हैं, क्योंकि कल एफआईआईज ने इंटरेस्टिंगली 2000 करोड़ खरीदा जरूर, लेकिन शॉर्ट एक भी नहीं काटा। अब समझ में आ रहा है क्यों। उनको कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट अभी थोड़ा सा गिरेगा। देखते हैं, खैर अगर बड़ी बिकवाली हुई तो सेंटिमेंट फिर शायद बिगड़े, लेकिन अभी 1.5 घंटा बाकी है, होप रहेगी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसे रहता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब से मैंने शेयर बाजार में होश संभाला, यही सुनने को मिला है मुझे कि यूएस अगर छींकता है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है, और अभी भी वही देखने को मिला। हालांकि देखने वाली बात ये भी होगी कि ये टेम्पररी कोल्ड है या वायरल काफ़ी देर तक रहेगा। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया भी, क्या सवाल ये कि बड़ा ट्रेंड क्या नेगेटिव हो रहा है मार्केट में, आप कैसे देख रहे हैं? आज की भी गिरावट देखिए, जिस तरीके से डेज लो पे के आसपास मार्केट दिखेगा, यहाँ से अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं निवेशक? थोड़ा कंसर्निंग है या फिलहाल अभी भी होप है? देखिए श्रेया, इसमें मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे आता हूँ, लेकिन सिंस आपने एक ब्रॉडर सवाल पूछा है, यूएस मार्केट में ये एक सेल्फ मेड डिजास्टर है। एक बार जरा यूएस फ्यूचर्स भी दिखा दीजिएगा जहाँ भी हों, और बाकी ग्लोबल मार्केट दिखा दीजिए एक बार जरा मुझे, जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो दिखा दीजिए। यूएस मार्केट में ये एक सेल्फ मेड डिजास्टर है इस समय। और ऐसे में आप एक चीज़ समझिए, जैसा आपने बोला, जब से आपने होश संभाला मार्केट में, उससे पहले से जब से हमने संभाला तब से ये बात सही है कि नियर टर्म में जो यूएस मार्केट में होता है उसका काफ़ी इम्पैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना इसका, वो है एफआईआई के नंबर्स पर, क्योंकि
क्या हो रहा है, देखिए मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूँ। अब यूएस की बॉन्ड यील्ड है, फॉर एग्जांपल वो 5.6% पर पहुँच रही है या 6% पर पहुँच रही है, अब तक तो नहीं पहुँची है, सपोज करिए वहाँ तक पहुँच रही हैं अगर, इन दैट केस, ये तो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, हम 30 ईयर की बात कर रहे हैं। इन दैट केस अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे बिना कोई रिस्क लिए, बिना कुछ करे, बैठे बैठे अगर आपको 7% का रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आपका बैंक आपको 4% का डिपॉजिट दे रहा है इंडिया में, तो आप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस नो ब्रेनर है ना। तो एमर्जिंग मार्केट का आप रिस्क भी लें और सब इक्विटीज़ का रिस्क भी लें, और उसके बाद भी अगर आप, और प्लस करेंसी का भी आपको पता नहीं कहाँ जा सकती है, अभी तो खैर करेंसी हालांकि गिर रही है, तो ऐसे में ये फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा पॉजिटिव होगा। ये देखिए आज का डॉलर रुपये देखिए, ये आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आज एफआई की बड़ी सेलिंग होगी। मतलब आई थिंक ये डेटा, और अगर आप निफ्टी का डेटा, अगर इन दोनों को अगर आप एक सॉर्ट ऑफ क्रॉस चार्ट में रख देना इन दोनों को, तो ये आपको चीख चीख के बता रहा है कि आज एफआई की बड़ी सेलिंग है कैश मार्केट में। और ना सिर्फ बड़ी सेलिंग है कैश मार्केट में, अगर हो सकता है कि उन्होंने और शॉर्ट भी प्रेस करे, और अब तक उन्होंने क्यों शॉर्ट कवर नहीं किए, अब ये इसकी वजह से समझ में आ रहा है मुझे। खैर एनीवे, अब आगे जाकर लॉन्ग टर्म में, जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में तो सबने ऊपर जाना है, मार्केट ने भी, हमने भी, तो लॉन्ग टर्म में तो हम ऊपर ही जाएंगे, लेकिन नियर टर्म में तो इम्पैक्ट होगा। निफ्टी पर आते हैं अब, 24,450 से 24,500 सबसे क्रूशियल सपोर्ट जोन बचा है अब, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये इसके नीचे अगर आप बंद हुए तो बड़ा ट्रेंड फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा, और उसमें फिर आप 24,050 से 24,100 तक फिसल सकते हैं, जो निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इसके लिए यहाँ रुकना ज़रूरी है, वरना वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ तक गए अगर, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स के लिए वाया ETF अगेन बाय करने की, अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो। 25,000 तक गए, अगर 24,100 तक फिसल गया, परफेक्ट मौका होगा फ्रेश बाइंग करने का। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको प्रीएम्प्ट नहीं करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो जब तक मार्केट आपको 3-4 दिन डे हाई पर क्लोज ना दे और रिवर्सल ना दे, तब तक जल्दबाजी ना करें खरीदने की। शॉर्ट नहीं कर सकते तो फिर दूर रहें, क्योंकि मौके दोनों साइड के मिल रहे हैं आपको। शॉर्ट में पैसा बन रहा है, और अगर बना सकते हैं तो बनाइए। कई लोग नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम थोड़ी कम बात करते हैं उसकी। बैंक निफ्टी अब 54,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में एकदम से थोड़ी सी, तो उसको हटा दीजिए। लोअर लेवल आई थिंक, ये चार्ट सही है क्या? हाँ, थोड़ी सी रिकवरी आई है। आई थिंक 54,500 सबसे क्रूशियल लेवल, वो पॉइंट से हटा दीजिए। मैं आई थिंक मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई देखने में। 54,500 बेसिकली सबसे क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी पर। जब तक आप उसके ऊपर हैं तब तक होप रहेगी। 54,500 के नीचे अगर फिसले तो दिक्कत बढ़ेगी थोड़ी सी। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पर। चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव हो रहे हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मूव अनुज, कल वो जो थीम सिमेंस वाली छिड़ी थी वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल गुड्स आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि मैं सिमेंस का जिक्र नहीं करूंगा, सिमेंस 1% ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा एक सप्लाई जोन की तरफ बढ़ रहा है। सिमेंस का 26 दिसंबर 2014 का यही ब्रेकडाउन पॉइंट था, तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं ABB को कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि सिमेंस की स्ट्रेंथ को चेस कर रहा था एंड होल्ड्स बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आज अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ पोस्ट 17 दिसंबर 2024 के बाद। अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल इसमें इमर्ज हुई थी, लेकिन आज इसमें फ्रेश पाएंगे। जरा प्लीज़ ओपन इंटरेस्ट स्क्रीन पर रखिएगा। सुबह अच्छी बाइंग थी, 100 डेमा के ऊपर सस्टेन करता हुआ आपके स्क्रीन पे ABB। उसके बाद लेके आइए, जरा ओपन इंटरेस्ट दीजिएगा इसका एक बार करीब करीब। ये देखिए 5935 पर आके ट्रेड करता है। और एक स्टॉक और लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे मजबूती अच्छी है और अगेन दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। वो है टाटा टेक, 762 पे डे हाई पर अभी भी ट्रेड कर रहा है। पूरा बाजार कोलैप्स हो गया इसके आगे आगे। निफ्टी 24,750 का 550 और 500 आ गया, लेकिन ये अभी भी डे हाई पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग। और कोलैप्स क्या हो रहा है उसमें? बायोकॉन, ये आपके स्क्रीन पे आएगा 0.3% नीचे, सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को वायलेट करता हुआ टुवर्ड्स डे लो, सारे एवरेजेस टूट गए, काफ़ी शॉर्टिंग यहाँ पर। लेकिन याद रखिएगा टर्बुलेंस है और हम सीरीज़ के मतलब एक्सपायरी के आखिरी घंटे में है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अनुज, ये आज जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स ने बिहेव किया, अभी मतलब अब क्योंकि हमारा अर्निंग सीजन खत्म हो गया पूरा का पूरा, अब हमारे पास वहाँ से भी कंक्लूजन निकालने को कुछ नहीं है। क्या अब हम थोड़ा सा
यूएस मार्केट से अटैच होके या फिर उसकी प्राइस परफॉर्मेंस को ही चेज करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ से होगा डॉलर रुपी बीरो। आई थिंक मैं आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि आपको याद होगा हम इस पूरी जो रैली आई उसमें हमारे पास एक कंफर्टिंग फैक्टर था, 88 से हम 85 तक आए थे डॉलर रुपये पे, ऑलमोस्ट 84 तक आ गए थे। उससे पहले जब हम 88 तक कोलैप्स हुए थे। आज और आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से जो 84 से वापस मूव बनना शुरू हुआ है, 84 हाफ 85 से जो मूव बनना शुरू हुआ है, और जो साथ में FIIs की कैश मार्केट में सेलिंग शुरू हुई है, ये कॉम्बिनेशन अगर FII 5-6 हज़ार करोड़ दिन के बेचेगा तो म्यूचुअल फंड के पास जितना मर्जी कैश हो, रिटेल के पास जितना मर्जी कैश हो, आपकी तीसरी चौथी पांचवी जो भी शक्ति आप मानते हैं उसके पास जितना मर्जी कैश हो, वो मार्केट को नहीं रोक पाएगा नियर टर्म में। नियर टर्म की हम यहाँ पे हमेशा नियर टर्म की बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ से जैसा आपने बोला अर्निंग सीजन भी खत्म हो रहा है, यहाँ से अब आपको ये दो डेटा पॉइंट देखने हैं, FII का नंबर और डॉलर रुपी वो क्या कर रहा है बेसिकली, इस पर ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब श्रेया के पास चलते हैं। आज का कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक भी श्रेया बताइए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, बाजार में बिकवाली है लेकिन आप सेक्टर स्पेसिफिक नज़र डालेंगे तो ज़्यादा जिस पर डेंट पड़ा है, जो टूट रहे हैं, एक तो FMCG, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इन सब में ज़्यादा बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है। सवाल ये कि FMCG और ऑटोज़ में पेन क्यों है? पिछले कुछ सत्रों में देखना ऑटो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है मेरे लिए भी, क्योंकि ये दो सेक्टर थे जहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि स्ट्रॉन्ग मॉनसून की वजह से ये चलेंगे। कुछ हद तक FMCG समझ में आता है कोलगेट के ख़राब नंबर्स पर, क्योंकि कोलगेट अपने आप में भले बड़ी कंपनी ना हो लेकिन एक बड़ा ब्रांड है। हम सब ज़्यादातर लोग सुबह कोलगेट ही यूज़ करते हैं ना, तो उस हिसाब से एक इकोनॉमी की थोड़ी सी प्रॉक्सी एक नंबर तो ख़राब आया है, तो इस वजह से। बाकी लेकिन FMCG और ऑटो क्यों गिरे ये थोड़ा समझ के परे। थोड़ा ये भी हो सकता है कि सेंटिमेंट ख़राब हुआ तो शायद सब कुछ गिरा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा आज मेरे लिए सरप्राइजिंग था जिस तरीके से गिरे। ठीक है, अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं क्योंकि बाजार में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो वैसे स्टॉक्स जहां पर पेन ज़्यादा आज के सेशन में हमें देखने को मिला, मैक्सिमम स्टॉक्स आप देखिए थोड़े स्कैटर्ड ही दिखेंगे आपको। ऑटो से महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए 3% से ज़्यादा लुढ़क गया, पावर ग्रिड में मुनाफा वसूली 2.25% से ज़्यादा। ITC अगेन यहाँ पर डेंट पड़ा है, डिस्कस भी कर रहे थे हम, 2% से ज़्यादा टूटा। और हिंडाल्को पे भी आज बिकवाली हावी हुई थी नज़र आ रही है, 3% करीब। कोलगेट रिजल्ट खराब और 6% करीब ये गोता लगा गया। पिरामल इंटरप्राइजेस 4.5% से ज़्यादा टूटा। BSE में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही, 4% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। डिक्सन आज भी, कल भी टूट रहा था और आज भी यहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, 2.5% के करीब। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ इस गिरते बाजार में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक एस्ट्रल जो वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, करीब 5% चढ़ गया। सोलर इंडस्ट्रीज कल भी तेज था, आज भी 4% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। पॉलिसी बाजार में खरीदारी 2% से ज्यादा और नैल्को भी कर रहा है परफॉर्म 1.5% से ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स के जरिए कमाई कराएंगे प्रकाश गौबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, शिल्पा राउत, रुचित जैन और सोमिल मेहता। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे BSE में आखिर क्या चल रहा है। 2:20 पर ऑपरेशन सख्ती पर ICRA की खास रिपोर्ट लेकर आएंगी मिताली जैन। 2:25 पर मंगलम बताएंगे आपको कोलगेट क्यों बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:30 बजे US कर्ज संकट का भारतीय बाजार पर असर की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एल्ड्रा कैपिटल के चेयरमैन और CEO राज भट्ट जी। 2:35 पर JSW स्टील के क्वार्टर 4 नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी मिताली। साथ ही अशोक लीलैंड के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे तिनमोता और ग्लेनमार्क के नतीजे कैसे रह सकते हैं बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:45 पर मिताली जैन बताएंगे आपको प्रोमोटर्स ने कहां हिस्सा बेचा है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे आनंद राठी, वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज अजीजी। और 3:05 पर बताएंगे डीलिंग रूम में कौन से शेयर्स पे फोकस है। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं और पैनल के पास चला जाए। पैनल तैयार है हमारा। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए इतनी मार्केट गिरने के बाद भी, क्योंकि स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है। स्टॉक का नाम है ONGC। काफी गिरावट है, थकावट हुई है, 4 बार वहां से एक रेजिस्टेंस जोन से वापस लौटा है। ट्रेड करा 241 के आसपास, स्टॉप होगा 245, 4 रुपए। नियर टर्म टारगेट 235, उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 232 है, तो 235 232 का जोन है, वहां तक आ सकता है स्लाइड होने की संभावना। ONGC शॉर्ट।
जी हाँ, ओएनजीसी में कल बहुत ही क्लासिकल रिवर्सल बना था इस स्टॉक में फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल से और आज के बीच में एक और बड़ा बदलाव है, क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्रूड की गिरावट, और 241 डे लो पे ट्रेड करता हुआ। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड भी सेल साइड पे होगा। पेटीएम पे मैं सेल कॉल लेना चाहूंगा। पेटीएम में एक ट्रायंगल पैटर्न है जो नीचे की तरफ टूटा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी सेल साइड पर है, तो टारगेट्स होंगे 770 और स्टॉप लॉस होगा 850। ओके, पेटीएम पे फिलहाल बिकवाली की राय आती हुई। मानस जी, आप बताइए आप क्या पिक करेंगे आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, एमएनएम पे बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो एमएनएम के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3031 का, 3031 का, और टारगेट सेट करेंगे 2955 के। ये कैश लेवल्स, ये फ्यूचर्स लेवल है। चाहे तो 3000 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 44 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 75 रुपीज के टारगेट सेट करनी है। ओके, चलिए अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा भी सेल साइड में ट्रेड रहेगा एसबीआई कार्ड में। एसबीआई कार्ड में भी एक क्लियर ब्रेकडाउन है ट्रेंड का। यहाँ पे 900 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में आप सेल कीजिए। यहाँ पे इमीडिएट टारगेट्स 865 के आ रहे हैं। इसके नीचे भी अगर सस्टेन होता है तो 840 तक भी जा सकता है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 880 का पुट ऑप्शन जो रफली 9 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 14 से लेके 17। ओके, एसबीआई कार्ड्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 885 पे ट्रेड करता हुआ, और ये 880 की कॉल भी आप ले सकते हैं। आशीष बहती जी के पास प्लीज़ ज़रा पुट ऑप्शन रख दीजिए, फिर खामखा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। वो कॉल फायर थी स्क्रीन पे, 880 की पुट ऑप्शन है, याद रखिएगा। यहाँ पर इट्स अ शॉर्ट कॉल। एक बार एसबीआई कार्ड्स लिखे आइए स्क्रीन पे प्लीज़, ज़रा मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है 882 का, अगर आप देखें सेल ट्रेड। निफ्टी डेरो पर 24,511 टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। वी आर अ डेरो। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून, प्लीज़ आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, एमएनएम फाइनेंस पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे 20 लेमा टूट रहा है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से एनबीएफसी में गिरावट देखने मिल रही है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो 257 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे 247 का पहला टारगेट एंड 242 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, ये भी शॉर्ट की कॉल, तो सभी ने बिकवाली की राय दी है फिलहाल। अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं आशीष चतुर्मोहता जी के से। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं, जिस तरीके से बाजार में थोड़ी डमाडोल स्थिति नजर आ रही है अभी फिलहाल? गुड आफ्टरनून शेयर। तो देखिए, हमें बिल्डिंग मटेरियल्स स्पेस काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है और हम देख रहे हैं रियल एस्टेट साइकिल में काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली, और जिसके चलते हमारा मानना है कि एपीएल अपोलो जैसी कंपनीज जो है वो काफ़ी बढ़िया बेनिफिशियरी रहनी चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के अंदर में एक तरीके की मार्केट लीडरशिप पोजीशन एपीएल अपोलो की है, जहां पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी इस समय पे इस कंपनी की है। और आप अगर से देखेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो मोटा मोटी 55% के आसपास बना हुआ है। और जो नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर है, जैसे हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, कि वो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन टन पर एनएम पे है। तो एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एपीएल अपोलो के पास में बनी हुई है। साथ ही साथ जो नए रायपुर के अंदर में इनकी जो नई फैसिलिटी आ रही है उसमें ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी आएगी, जो जबरदस्त एक वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लगता है जिसके चलते देखने को नजर आएगा। एक चीज जो हमें काफी अच्छी लगती है वो है वैल्यू एडेड बिजनेस, जो इस कंपनी के अंदर में ऑलमोस्ट 20% तक जाता हुआ हमें नजर आता है आने वाले 2 सालों के अंदर में, जिसकी वजह से मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन नजर आएगा। और कंपनी कंटिन्यूसली एक केपेक्स मोड में है। आप देखेंगे आने वाले 3 सालों में हमारा मानना है 900 से 1000 करोड़ के आसपास का केपेक्स कंपनी करने जा रही है। तो ये भी एक क्लियरली कहीं ना कहीं कैपिटल एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को दिखा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि टेक्निकली भी स्टॉक 3 साल के कंसोलिडेशन फेज में रहा, और अब क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन फेज से बाहर आ रहा है, हम समझते हैं कि 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही लिहाज से हमें एपीएल अपोलो के स्टॉक में देखने को नजर आती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए। ओके, चलिए एपीएल अपोलो काफ़ी शानदार स्टॉक रहा है ये पिछले कुछ दिनों में। अब बात करते हैं आज के एक सबसे हॉट टॉपिक की, वायदा एक्सपायरी का मुद्दा। लग रहा था कि मामला सेटल हो चुका है, लेकिन आज फिर एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है।
अब खबर ये आई है कि अब तक क्या हो रहा है, देखिए NSE थर्सडे को एक्सपायरी होती है NSE की, BSE की ट्यूसडे को होती है। सेबी ने साफ कर दिया था कि वीक में एक ही एक्सपायरी होगी और दोनों एक्सचेंजेस को दिन चुनना होगा और दोनों दिन अलग अलग होने चाहिए। तो अब तक स्टेटस को है BSE ट्यूसडे, NSE थर्सडे, लेकिन अब NSE चाहता है कि उसे मंगलवार की एक्सपायरी मिले और इससे BSE के शेयर में आज ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये NSE की जो डिमांड है ये मीट होगी या नहीं होगी, लेकिन यतिन के पास चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कि क्यों इस तरीके की आज पिटाई हुई। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने पुटअप किया ट्यूसडे या थर्सडे किसको क्या मिलेगा, इस पे पूरा असमंजस बना हुआ है। जो जानकारी TV18 से हमको मिल रही है वो ये मिल रही है कि NSE ने एक्सपायरी की जो एप्लीकेशन सबमिट की है उसके अंदर उनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि मंगलवार का दिन उनको दिया जाए, क्योंकि जो डेरिवेटिव मार्केट्स है उसका डेवलपमेंट अलॉन्ग विद कैश मार्केट इन्होंने पहले किया है, तो शायद NSE को एडवांटेज मिलना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो रेगुलेटर का मानना ये है कि जो कंसल्टेशन पेपर इस पे निकाला गया था उस पे जो कमेंट्स आए हैं, उस पे जो एक्सचेंजेस की अर्जी आए हैं, इनकी जांच पड़ताल चालू है और एक डिसीजन जल्द मिलेगा इस पे। अब BSE क्यों नर्वस है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है टिपिकली जो फ्राइडे को आता है तो ये कल भी आ सकता है, अगले फ्राइडे को भी आ सकता है, लेकिन सेबी चेयरपर्सन ने ये ज़रूर कह दिया है कि इसी महीने में इस पे जो है पर्दा उठ जाएगा कि गुरुवार का एक्सपायरी किसको मिलेगा और मंगलवार का किसी को मिलेगा। अच्छा, अभी ये पूरे चक्कर में NSE का ऑफिशियल बयान ये है कि उनको तो मीडिया से जानकारी मिल रही है कि भाई इस तरीके से कोई सर्कुलर आने वाला है या इस तरीके की मांग उन्होंने की है, तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया ऑफिशियली इस पूरे मामले में, लेकिन हाँ उन्होंने ज़रूर ये कहा कि सेबी जो निर्णय लेगा उसकी वो जो है पूरी तरीके से पालन करेंगे, उसको कॉग्निजेंस में लेंगे। ऑब्वियसली ये अब सुनना बाकी है रेगुलेटर से कि किस तरीके से ये ट्यूसडे का चैन NSE को मिलेगा या BSE को मिलेगा, लेकिन सुन लेते हैं वो सेबी चेयरपर्सन की इंपॉर्टेंट बाइट, जहां आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ, हालांकि सर्कुलर बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है और उसके बाद जो है NSE CEO का भी कमेंट हम देखते हैं। Right now, whatever is a framework, it's there, and we will be issuing post the consultation paper. The comments we have analyzed, that committees have met, and soon we will be issuing further clarification on that. So that will take a month, 2 months? No, I think within this month. So will it be a They'll shift to Tuesday. No, those days are fixed now. Those 2 days. सर दोनों एक्सचेंज ने यदि ट्यूसडे के लिए अप्लाई किया होगा फिर कैसे होगा? नहीं, वो दोनों को फिक्स कर दिया गया अभी। 2 दिन हैं बस। अच्छा, तो सर वो अभी बड़ी देर से चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। हाँ सर, वैसे ही है। So no change in the current. नो चेंज इन द करंट थिंग, बट क्या चेंजेस फर्दर आएंगी वो अभी आप थोड़ी देर दिनों के में आप बता। एक्सपायरी डेट को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस ने अलग अलग डेट के लिए कहा है। आप लोगों ने जो ड्राफ्ट भेजा है उसमें क्या है और क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और कब तक ये? नहीं, हमें कोई उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेबी का नेचुरली कंसल्टेटिव पेपर आया था, उसके बाद आपकी तरफ से ये आज कोई न्यूज़ आया हुआ है, हमें उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो ये आशीष चौहान जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है उनकी। उन्हें कैसे पता होगा, वो तो जब सेबी डिसाइड करेगी तब पता होगा। तो वो तो क्योंकि एक रिपोर्टर्स ने स्टोरी ब्रेक की है तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। खैर एनीवे, ये आई है उनकी तरफ से स्टेटमेंट। इसमें ना एक और एंगल भी है, वो भी लेकर आइए, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर और आगे बात करेंगे। वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड है ये भी। यहाँ पर लगाम और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ने जैसे सख्त नियमों का एक काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जो पिछले साल दिसंबर से इम्पैक्ट हुए थे वहाँ पर। लेकिन इन पर इकरा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। इसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि शायद अब थोड़ा सा वापस एक नॉर्मलसी आ रही है। लेकिन मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या कह रही रिपोर्ट। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। तो नवंबर 2024 में जो सेबी ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए थे ताकि स्पेकुलेटिंग एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जाए, उसके ऊपर इकरा ने बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली। उनका मानना है कि दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच जो आंकड़े हम देखें तो वहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन वॉल्यूम में करीबन 60% की गिरावट आई है। साथ ही एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में 18% की डीग्रोथ देखने को मिली और जो एफएनओ ऑर्डर वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहाँ पे भी हमें 25 से 30% की कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दी है। Q4 में इकरा ने कुछ सैम्पल कंपनीज का एक सैम्पल लिया, वहाँ पे नेट रेवेन्यू की बात करें तो 19% की डीग्रोथ देखने को मिली और मुनाफा भी 12 क्वार्टर्स के लो पर करीबन 26% तक फिसलता हुआ नजर आया। मार्च 2025 में जो एनएससी पे 10,000 से कम मंथली प्रीमियम टर्नओवर वाले इन्वेस्टर्स थे वहाँ पे करीबन 49% की सालाना डीग्रोथ दिखाई दी है और 10,000 से 1 लाख वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे 37% की गिरावट दर्ज हुई है। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो वो जो एक्सपोजर है वो दिसंबर 2024 में करीबन 86,000 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2025 में 18% तक लुढ़का और 71,000 करोड़ का फिगर सामने आया है। वैसे ही मैं अब कैश मार्केट टर्नओवर की बात करूं तो वहाँ पे भी हमें 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है और 1 लाख करोड़ का फिगर मार्च 2025 में देखने को मिला। अब हालात कैसे नज़र आ रहे हैं तो इकरा की रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो ऑप्शन वॉल्यूम में इनिशियली जो हमें ड्रॉप देखने को मिला था अब वो काफ़ी स्टेबलाइज नज़र होता आ रहा है और लॉन्गर टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी काफ़ी फोकस वो बढ़ाते हुए अभी दिख रहा है। इसके अलावा स्पेकुलेशन और वॉलेटिलिटी में आगे भी कमी की उम्मीद उन्होंने जताई है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बीएससी जिस तरीके से आज गिरा है और लूजर्स में शामिल, हम इसको एनालिसिस भी करे थे। अनुज जी, इस खबर एक्सपायरी कन्फ्यूजन को कैसे देख रहे हैं? डेंट पड़ा है बीएससी पर, क्या करना चाहिए अब? देखिए, एक चीज़ लोगों को समझनी होगी कि ट्यूसडे और थर्सडे का फ़र्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी तो एक्सपायरी है। ट्यूसडे को या थर्सडे को बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि एक्सपायरी तो एक्सपायरी है, ट्यूसडे को या थर्सडे को उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। स्टॉक लेकर आइए प्लीज़ बीएससी का। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर आप सोचिए एक ट्रेडर के हिसाब से। एक ट्रेडर मंडे को बैठता है एक पर्टिकुलर अमाउंट लेकर कि ये मेरी इस हफ्ते की ट्रेडिंग बुक है और वही एग्रीगेट सारे ट्रेडर्स की बुक होती है। ट्यूसडे को उनमें से ज़्यादातर लोग लॉस कर चुके होते हैं, ज़्यादातर मार्जिन जा चुका होता है और थर्सडे तक उनके पास उसमें ऑब्वियसली थोड़ी कमी आ जाती है। जो ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास ट्यूसडे को होती है वो थर्सडे को वहाँ तक उतनी नहीं रहती है, तो फर्स्ट मूवर का एक एडवांटेज मिलता है। तो ये सारी की सारी जो लड़ाई है ना, ये वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की है कि बीएससी को मिलनी है या एनएससी को मिलनी है। अब तक स्टेटस को क्या रहा है, बीएससी ट्यूसडे को, एनएससी थर्सडे को। बीएससी का मार्केट शेयर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, एनएससी का मार्केट शेयर पिछले कुछ दिनों में घटा है और एनएससी का मार्केट शेयर ऑब्वियसली घटा है क्योंकि एनएससी 100% मार्केट शेयर पे था। आप 100% का 110 पे तो नहीं लेके जा पाएंगे, 100% का वो अगर किसी डायरेक्शन में जाएगा तो कम ही होगा, तो वो थोड़ा सा उस वजह से कम हुआ था। अब यहाँ पर मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या बीएससी का मार्केट शेयर जो जिस धीरे धीरे करके गेन कर रहा था अब वो सैचुरेट हो गया है और क्या अब यहाँ से एनएससी उल्टा और वापस अपना वो मार्केट शेयर लेगा। 100% पे तो अब एनएससी कभी नहीं आ पाएगा क्योंकि बीएससी का कुछ भी रहेगा तो सही वो, चाहे ट्यूसडे को होगा या थर्सडे को होगा। अब लोगों को आदत तो लग गई है वीकली ऑप्शंस की। तो यहाँ पर मुद्दा अब ये है कि क्या अगर एनएससी का शिफ्ट हो गया ट्यूसडे को और बीएससी का शिफ्ट हो गया थर्सडे को तो एनएससी को वापस वो एडवांटेज मिल जाएगी और बीएससी के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, 7,500 रुपये पे वैसे भी बीएससी लॉन्ग नहीं था। आप एक बार बीएससी का चार्ट लेकर आइए जरा, इसका बीएससी का 6 महीने का चार्ट लेकर आइए। पिछले क्वार्टर ख़राब नंबर थे, उसके बाद स्टॉक गिरा था। समझ में आता है कि कुछ रिकवरी ड्यू थी, लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक 3800 से डबल हुआ, 7600 हुआ और जिस कम टाइम में हुआ, मेरे ख्याल से कुल मिलाकर 4 महीने लगे इसको डबल होने में, इतने बड़े स्टॉक को, वो थोड़ा सा ओवर हो गया। तो ये आई थिंक मार्केट को आज एक बहाना मिल गया। आई थिंक ट्यूसडे को सुशील केडिया जी आए थे, वो भी कह के गए थे कि बीएससी में गिरावट आएगी, तो उन्हें थोड़ा पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो कुछ ना कुछ हद तक चार्ट पे भी ये स्टॉक जो था ना वो मिल रहा था कि ओवर वैल्यूड था। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या बीएससी या फिर आपका व्यू क्या होगा स्टॉक पर? अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा डिस्क्लोजर मैं देना चाहूँगा कि हमारे पोर्टफोलियो में था और हमने
इसकी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा शुरू की है, कल भी की थी, आज भी की है। तो हमारा ये मानना है कि एक हमें टेक्निकली बहुत ही अच्छा मूव इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म एक्चुअली देखने को नजर आया। और आपने तो देखा है कैसे स्टॉक 4000 से ऑलमोस्ट 7500 के ऊपर चला गया था इन नो टाइम। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लिया और मैं समझता हूँ ये अच्छा स्टॉक है, पर करंट लेवल्स पे शायद थोड़ा वेट एंड वॉच हम रख रहे हैं। एक राइट अपॉर्चुनिटी पे वापस एक री एंट्री का व्यू हम इस स्टॉक में मेंटेन रखेंगे। बट अभी तो मुझे लगता है कि जस्ट प्रॉफिट बुकिंग 1-2 दिन पहले शुरू हुई है, तो देखना चाहिए कि ये कहाँ तक जाती है और किस तरह का बिहेवियर होता है। बट इस समय पे हम थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लाइट कर चुके हैं। जी हाँ, लाइट कर चुके हैं और शायद जब तक ये सर्कुलर आया तब तक स्केप्टिकल मोड में रहेगा बाजार बीएससी को लेकर। और आज इसने टेक्निकली वो सिग्नल दिया है कि मैं थोड़ा सा रेड जोन में एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा इसने कभी भी 3 अप्रैल के बाद यानी अप्रैल पूरी मई अब तक कभी भी 10 DMA के नीचे ट्रेड नहीं किया था, लेकिन आज डिसाइसिवली कर रहा है। मानस, मान लीजिए मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहता हूँ या कंप्लीटली एग्जिट करना चाहता हूँ, और अभी भी नहीं किया सिंस आई हैव आई थिंक दैट 7000 मार्क स्टिल विद मी। आपका व्यू क्या होगा? क्या 10 DMA के नीचे स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए थी अपनी ट्रेड पोजीशन को, या फिर फाइनली स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? कहाँ तक का डिप पॉसिबल है? अब बिल्कुल करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें 10 डे मूविंग एवरेज पे जो कि 7100 के आसपास था, वहां पर एक प्राइस सपोर्ट भी था। तो जब वो ब्रेक हुआ था कल, तभी आपको आज मॉर्निंग में तो ही आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए था। बट अगर आपने नहीं किया है तो अब आप और होल्ड करना चाहते हैं आप स्टॉक, तो मैक्सिमम आप 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 6800 के नीचे निकले तो आपको बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन में 6300 या 6200 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। बीएससी आपके स्क्रीन पे डीएलओ के नीचे आके ट्रेड करता हुआ, और पूरी कैपिटल मार्केट थीम को थोड़ा सा, और क्योंकि अब यहाँ पे इस सेगमेंट पे चर्चा कर ही रहे हैं तो उसको भी छू लेते हैं। आज सुबह एंजल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद थोड़ा सा कोलैप्स देखा, अब 1% ऊपर है हार्डली बट स्टिल एट 2890 पे। और सीडीएसएल में सुबह एक मूव था, वो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन एचडीएफसी एएमसी लेके आइएगा। सुबह इसने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। थोड़ा सा बीएससी के बाद इन स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रकाश सर, एचडीएफसी एएमसी, ये मैं आपसे हमेशा ही पूछता हूँ, इसने भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के सिग्नल दिए हैं आज आफ्टर क्रिएटिंग ऑल टाइम हाई। इस पर आपका टेक क्या है 4754 पे, और ये पिछले 4 दिन के क्लोज और लो से स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। आपका व्यू ट्रेड पोजीशंस पे क्या करना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल 4 दिनों से साइडवेज जोन पर है, लेकिन साइडवेज जोन कब है? बहुत चलने के बाद। इसको कहते हैं ज्यादा स्ट्रेच हो गया रबर बैंड की तरह, अब यहाँ पर टाइम गुजारेगा या तो थोड़ा नीचे आएगा। ट्रेंड इंटैक्ट है, इसका मतलब थोड़ी होल्ड करना है, जो पैसा मिला जो अपना, बाकी सपना। मेरे ख्याल से थोड़ा डिप पॉसिबल है इसमें, शायद 4600 भी पॉसिबल है। फ्रेश अप कुछ शुरू होगा तो फिर वहां से होने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल तो बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह एचडीएफसी एएमसी में फिलहाल गावस्कर दे रहे हैं। और एक स्टॉक कोलगेट जिसकी हम बात कर रहे थे, लगातार सुबह से गिरावट का शिकार, रिजल्ट काफ़ी ख़राब थे और देखिए 6% फिसल कर अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डे लो पर वायदा के टॉप लूजर में शामिल है। लेकिन सवाल है कि आखिर कोलगेट आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों बन गया? इस पे चर्चा के लिए और बताने के लिए मेरे सहयोगी मंगलू मालूम है। बताइए मंगलू। तो सबसे पहले तो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस कोलगेट से कुछ नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2.5% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लो सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ होगा, एबिटा 6.5% गिरेगा। और आप देखिए उस वीक एक्सपेक्टेशंस पे भी कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है। रेवेन्यू एक्चुअली 2% गिरा है, एबिटा 6.5% गिरा है। आपने देखा मार्जिन भी 170 बेसिस पॉइंट्स नीचे थे, और उसी वजह से नेट प्रॉफिट भी, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं थी, उस पे भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया। ऊपर से मैनेजमेंट कमेंट्री अगर आप कोलगेट की देखें तो 3-4 चीज़ें निखर के आती है वहाँ पर। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अर्बन कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी वीक है, वो सबको मालूम है, बट उसमें कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी हाई है। और अगर आप याद रखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ओरल केयर है, वहाँ पे रेवेन्यू 5.5% बढ़ा था। तो इसका मतलब उन्होंने मार्केट शेयर कोलगेट से लिया है और कोलगेट ने मार्केट शेयर खोया है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि जहाँ उनको रिकवरी दिख रही है वो सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिख रही है, वो भी ग्रेजुअल। तो अगले कई क्वार्टर में तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी। और टूथपेस्ट एज अ कैटेगरी भी इस देश में 4 से 5% से ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, पिछले 5-7 सालों में हमने ये देखा है। और तीसरी बात ये कि उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कहा कि वो आगे जाकर वॉल्यूम पे फोकस करेंगे और रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, वो उनका ग्लाइड पाथ तो है, बट अब स्ट्रीट कहता है कि अब हम नंबर्स देखेंगे तभी आपको मानेंगे। हाँ, शहरों में लग्जरी प्रोडक्ट्स के डिमांड मजबूत है, ये भी सबको मालूम है, बट लोअर एंड पे जहाँ से वॉल्यूम ग्रो होगा
वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कोलगेट पे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एनालिस्ट कम्युनिटी पे दो है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम कोलगेट पामोलिव है। वो कह रहे हैं कि पामोलिव पोर्टफोलियो जो है बाकी उनके ओरल केयर पोर्टफोलियो से दुगनी तेज़ी से चलना चाहिए। वो हो रहा है या नहीं वो अभी तक मालूम नहीं है। पर्सनल केयर पे फोकस उनका थोड़ा सा एनालिस्ट चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो। और दूसरा मार्जिन्स, कंपनी लोग कहते हैं कि इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, तो आप 32-33% मार्जिन क्यों रख रहे हो? अगर आपने मार्जिन नीचे करके सेल्स को प्रॉप अप कर दिया, ग्रोथ आना चालू हो गया, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपनी की मार्केट शेयर को बढ़ाने में और ओरल केयर कैटेगरी को थोड़ा और तेज़ी से बढ़ाने के लिए भी। स्टॉक अपनी ऊपरी स्तर से 30% नीचे ऑलरेडी है और 42 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो डी रेटिंग का मामला हो सकता है कोलगेट में। तो इस वजह से आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे कोलगेट। बिल्कुल। लेकिन मंगलम जी, सवाल मेरा आपसे ये कि आपने कहा टूथपेस्ट कैटेगरी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही इंडिया में, तो क्या लोग दातुन में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अल्ट्रा लग्जरी माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं? तो दो चीज़ें हैं। निचले स्तर पे जो है, आपने कोलगेट के खुद ही के प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा था कि करीब 60 से 70% लोग बहुत शहर और रूरल इलाकों में दिन में सिर्फ एक ही बार ब्रश करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और अगर आप कंपेयर करें बाकी सब इमर्जिंग मार्केट से भी, तो इंडोनेशिया का जो पर कैपिटा टूथपेस्ट कंजम्पशन है इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। तो वो कैटेगरी की जो तेज़ी है उससे ग्रो नहीं कर रही है। ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो 9 से 10 में से 9 घरों में मिलेगी फिर भी वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है? उसका रीज़न यही है कि लोग जहाँ 3 बार या 2 बार ब्रश करना चाहिए वहाँ एक ही बार कर रहे हैं। एट हायर लेवल हाँ, D2C ब्रांड्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। परफोरा जैसे है, उन्होंने भी काफ़ी ग्रोथ किया है। और लोअर लेवल पे लोग या तो दूसरे ब्रांड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं या वो जो नेचुरल्स का वेव था, डाबर ने भी कहा, वहाँ उनका जो रेवेन्यू 5% गिरा था, वहाँ पे मिसवाक ने अच्छा किया था। तो लोअर लेवल पे उनको मास प्रोडक्ट से कंपटीशन है, हाई लेवल पे लग्जरी प्रोडक्ट से कंपटीशन है और ओवरऑल कैटेगरी जो है काफ़ी स्थगित है। खैर, मंगलम के दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो जो बचपन में ऐड आता था डाबर लाल दंत मंजन का, तो मंगलम आपको उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। वैसे शुक्रिया मंगलम, ये पूरी की पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की। कितना बड़ा है यूएस का कर्ज संकट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पर, ये सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ एलारा कैपिटल के चेयरमैन और CEO राज भट्ट जुड़े हैं। राज जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये सेल्फ मेड डिस्ट्रक्शन, या डिस्ट्रक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, ये सेल्फ मेड प्रॉब्लम है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियों की वजह से। खैर, उसको छोड़ भी दे, अगर आप किस तरीके से देख रहे हैं इन बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स को और इसके इम्पैक्ट को? देखिए, दिस प्रॉब्लम वाज बहुत पहले से प्रॉब्लम थी कि यूएस डेट एंड एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि अनसस्टेनेबल है एंड मार्केट समटाइम फ्रेंजी, they ignore many things. So we saw that because earlier the main topic was tariffs. That's how the market corrected. They needed a reason correct, and the market then sharply went up. I don't understand why the market had to go up because nothing is resolved. It's just extension of time. And bond yield, because yesterday we saw a spike in the bond yield because the auctions were not, response was muted. So right now we are running 4.6%. on 10-year treasury. I look at 10-year treasury, which is more important. That's where most of the borrowings there with US. And of course, 30-year has crossed 5%. So this is an alarming sign, because they have $7 trillion of debt they have to auction this year. $2 trillion is deficit, which is the increase in the debt will happen. $5 trillion is refinancing. And who's going to buy this debt? Because earlier people, the countries like China, etc., were piling up in US treasury. And China, if you look at Chinese numbers, they have brought down their US Treasury holdings from 1.3, 1.4 trillion to 700 billion. And most of that money they sold US Treasury, they went into gold. So they have a problem of this debt. Unless they resolve this, it can become a very serious problem because Fed is also sitting with $6.5 trillion of this debt, which is most like fixing. I mean, why should Fed hold US government debt? But they had done this when they've done that. So they don't have any tools now. They can't cut the interest rates when inflation is sticky. They don't have growth, so they can't have budget surpluses anyway. And their spending is, they're not cutting the spending. If you see the budget which is going to Congress now, it's again showing increase in debt by 2 trillion, 7% of GDP is the fiscal deficit.
So it's a serious problem, and I've been always looking at 10-year Treasury. I think I've been on your show before, and I said 10-year Treasury we need to look at. If it goes towards 5%, then we are in a crisis situation. Because one, the US government debt will interest burden will go up. Second, then also equity valuations also get impacted because the discounting rate goes up for the future earnings. So it's a serious problem, and I don't know what's the solution going to be. And I personally foresee that it can lead to many other problems. अच्छा सर, मतलब ये यूएस इकोनॉमी कैसा कर रही है और कितने कंसर्निंग इस वक्त हम जगह पे खड़े हैं वो भी आपने समझा दिया, लेकिन हम इस बात की भी हर बार बात करते हैं आपसे कि एग्जैक्टली लिक्विडिटी अगर कहीं पर है पूरे सिस्टम में तो वो या तो यूएस मार्केट को चेस करेगी, इमर्जिंग मार्केट्स को चेस करेगी। इस वक्त लिक्विडिटी ऐसे हालात में किस तरफ जाएगी? इमर्जिंग मार्केट्स पे आपका टेक क्या है और स्पेशली इंडियन मार्केट्स पे आपका टेक? See, last 2 quarters money has moved from US to Europe. So जो यूरोप और यूरोपियन और यूएस वैल्यूएशंस में जो गैप था वो थोड़ा ब्रिज हुआ है। यूरोपियंस आर स्टिल अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल को आप देखेंगे तो यूरोप अभी भी सस्ता है यूएस से, बट काफी गैप ब्रिज हुआ है, तो बहुत पैसा यूएस से यूरोप में मूव किया है। एंड आई एम श्योर दैट people will look for other alternative investments if US has a problem, and India could be indirect beneficiary of that also, because if the US we see correction equity market, correction bond markets, and God forbids if we are correction real estate market also, that's a big problem we're talking about. And right now there's no solution in horizon, because who's going to take US debt is auction. So unless they increase taxes, cut budget deficit, it's going to be a problem. And right now we are in denial mode. I think US, they're saying, no, everything fine. We are the largest economy, biggest consumption market. And if you look at the tariff war also, China is the only country which retaliated against US. So China, now US, see China as a competition basically. So it's going to be very interesting to see, how these economies map. But money will move out of US to some other markets, and India could be one of them. जी, सवाल भी राज जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ, इसी के रिगार्डिंग था। जिस तरीके से यूएस में डेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो एफआईज का रुख क्या लग रहा है सर आपका? भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में आ सकता है या फिर कंसर्निंग है ये भारत के लिए भी? थोड़ा बहुत तो sentiments will impact markets globally if the US goes down, and the US problem is now the debt is the problem, now deficit is the problem, and the declining dollar is also a problem. Dollar also declining. That means that they will import inflation. And these, I think yesterday UK numbers came out, CPI was 3.6%, surprised everybody. So I wouldn't be surprised when we find US inflation number, CPI also comes in the same range, 3.5-4%. And then the Fed will have no room to cut interest rates. They can't do QE again because they already bloated balance sheet they've got. So, they will, the only option they've got is they cut their debt, and for that they will have to cut spending. And it's not going to happen overnight because it's super tanker on a highway. You can't just put a brake to it. And so we have a serious problem. This problem will persist for some time. And if we have to watch this 10-year treasury, if it moves towards 5%, then we have a very, very red signal. It's not good for the US economy and globally also, because dollar being a reserve asset. चलिए राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के मार्केट के टॉपिक पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय मार्केट में एक शानदार रिकवरी, शानदार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा कहीं जल्दी ना कर रहा हूँ बस, लेकिन एक देखिए एकदम से आज का लो लेकर आएंगे ज़रा आप? हाँ, आज का लो है 24,462 और मैं आपको बताता हूँ क्यों इसकी सिग्निफिकेंस है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका प्लेस्ड है आई थिंक 24,400 के आसपास है, 24,400-450 के करीब 20 डे में है। मैं एक बार एग्जैक्ट कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर है, और जो सपोर्ट 455, हाँ तो 24,455 जो है वहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और आज का अब आप लो ज़रा लेकर आइए, वापस इंटरडे लेकर आइए ज़रा निफ्टी का,
और ये सिग्निफिकेंस होती है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। नियर टर्म में आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो वीरू ये जो आज अभी जो हुआ है ना, ये शॉर्ट ने एक बार के लिए कहा कि 20 डेमा पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं कि 20 डेमा पे सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए एकदम से एक बार के लिए सपोर्ट आया एग्जैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। एग्जैक्ट मतलब आप 5-6 पॉइंट से नहीं उसको टाइम कर पाएंगे, और वहाँ से मार्केट ने आपको रिकवरी दिखा दी। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि अगर कोई मार्केट के अभी एक लास्ट सपोर्ट बचा है तो वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है, और वहीं पर मार्केट ने आके देखी, एक बार के लिए सपोर्ट ले लिया, अगली बार टेस्ट हुआ तो शायद ना बचे, लेकिन एक बार के लिए सपोर्ट ले लिया वहाँ पर। जी हाँ, एक्सपायरी डे पे एग्जैक्टली आप देखें लास्ट उस ड्यू एवरेज पे शॉर्ट टर्म जिसकी आपको संज्ञा दी जाती है उसी पे सपोर्ट लेके करीब 100 पॉइंट का पुल बैक दिया यहाँ पे। अच्छा, इस पुल बैक में प्लीज रुचित जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, पैनल में एक मेहमान और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, डैमेज काफ़ी सिवियर है, उस स्क्रीन पे विजिबल है। आप का ठीक मार्केट्स पे क्या कॉल ले रहे हैं इस वक्त आप? जी, वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जो पुल बैक मूव हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखा है, फिलहाल ऐसे साइंस नहीं है कि हम ये एक डाउन ट्रेंड का पुल बैक देख रहे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज सपोर्ट 20 दिन का EMA जो है वो भी इंटैक्ट है। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन यही आ रहा है 24,400 से लेके 24,500 का रेंज। सो वो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो हमें लग रहा है कि इसे जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से देखना चाहिए, और काफी बार ऐसे अप ट्रेंड में जब पुल बैक मूव सपोर्ट के आसपास आते हैं तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए रादर देन पैनिक होने से बेटर है। और नो स्टॉक स्पेसिफिक में हम देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स है जो पिछले 2 दिन के सेल ऑफ में आउट परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं। आई थिंक ऐसे स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में PB फिनटेक एक ऐसा स्टॉक ध्यान में आ रहा है कि जहाँ पे कल ये स्टॉक ने 50 दिन के मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया। आप आज देखेंगे कि कल भी डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था, आज भी डे हाई के आसपास ये क्लोज हो रहा है, और ये 2 दिनों में जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन आए फिर भी एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पॉलिसी बाजार दिखा रहा है। सो ओवरऑल मार्केट्स पे तो यही टेक है कि ये बाय ऑन डिप का मार्केट है, ऐसे करेक्शंस बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और पॉलिसी बाजार में एक स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे ट्रेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1720 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1840 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। पॉलिसी बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखती है रुचित जी को, तो ये स्टॉक आप रखे रडार पर, करीब करीब डे हाई के आसपास कर रहा है 2.5% की तेजी के साथ गिरते बाजार में भी। चलिए अब चारका चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राउत से, मानस जायसवाल देंगे FNO का सुपरस्टार, सोमिल मेहता देंगे चार्ट का चमत्कार, वहीं मिड कैप फंडा देंगे आशीष चतुर्मोता जी। बताइए शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन मेरा पुट में ही रहेगा अदानी ग्रीन में। अदानी ग्रीन में एक थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेकडाउन है, और स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल होता है। मुझे लगता है यहाँ पे 960 950 तक का भी एक डाउन साइड मूव दिख सकता है 1000 के स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन के 960 के पुट में जो रफली 12 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 19 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 22 से लेके 24। ओके, अदानी ग्रीन्स की 960 की पुट आपको लेनी है। मानस जी के पास चलते हैं आज का FNO सुपरस्टार पिक करने के लिए। और मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। ट्रेंड में अब स्टॉक अपने 10 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 53.22 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 54.21 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 51.25 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 5300 वाला पुट ऑप्शन 89 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस 59 रुपीज का लगाना है और 150 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, FNO सुपरस्टार के लिए ट्रेंड के फीचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। सोमिल जी, आप बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? मैं भी सेल की साइड से ही जाना चाहूंगा। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न छोटा सा नीचे की तरफ टूटा है इटर्नल में। जोमेटो जो था पहले, इसके अंदर 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, और 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी आज क्लोजिंग दे सकता है। सो वीक स्टॉक टारगेट वुड बी 210 और स्टॉप लॉस होगा 236। 210 के स्टॉप लॉस, सॉरी 210 के टारगेट, 236 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करने की सलाह होगी यहाँ पर इटर्नल, यानी कि अर्स्टवाइल जोमेटो। आशीष चतुर्मोता के पास चला जाए। आशीष जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा।
अनुज देखिए, हमें हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में आईटीसी होटल्स काफ़ी पसंद है और हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, बट एज अ डिस्क्लोजर ये हमारी कोई रिकमेंडेशन टू बाय सेल नहीं है, बट ये स्टॉक हमें काफ़ी पसंद आता है क्योंकि हम एक तो सबसे पहले वैल्यूएशन गैप देख रहे हैं जहाँ पे पीयर्स के सामने आईटीसी होटल एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ईवी एबिटा के टर्म्स में ट्रेड करते हुए देखने को नजर आ रहा है। दूसरा, हम ये मानते हैं कि जो ऑलमोस्ट 90% इंक्रीमेंटल पाइपलाइन जो अभी इस होटल में कैपेसिटी एडिशन आ रहा है वो पूरी तरह से एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा मानना है कि मार्जिन्स में एक बहुत बढ़िया एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। और तीसरी बात हमारे मानना है कि करंट जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 13,000 कीस की इस समय पे आईटीसी होटल्स की है, जो 2030 तक जाते जाते कहीं ना कहीं 18,000 कीस के आसपास आ जाएगी। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन भी आईटीसी होटल्स में देखने को नजर आ रहा है। और ऑलमोस्ट 80% जो इनके रूम्स है वो पूरी तरह से लग्जरी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं एवरेज रूम रेट्स में एक बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है, जो अगेन मार्जिन एक्सपेंशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के अंदर में एक अच्छी रीरेटिंग होगी। टेक्निकली आपने देखा है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट करके आप कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई को बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर रहा है। तो मैं मानता हूं टेक्निकली 205 पे एक बढ़िया बेस बना है, 230 240 तक की ट्रेजेक्टरी हमें लगता है आईटीसी होटल्स के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ओके, आईटीसी होटल मेरे ख्याल से 212 रुपये 70 पैसे पे। ये आज आशीष जी की कॉल है मिड कैप फंडा में, मेरे ख्याल से 12 बजे ये कॉल थी आज राजेश अग्रवाल जी की। आप ही तो मेहमान हैं जो इस स्टॉक को लेकर इतने बुलिश हैं आशीष जी, और ये ऑल टाइम हाई पे बाई टिक चार्ट पे आपकी स्क्रीन पे 4 ट्रेड्स पिक किए गए थे आज इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में। आज का सस्ता ऑप्शन था शिल्पा राव जी का ट्रेड, अदानी ग्रीन्स की 960 की पुट 19-22-24 के लक्ष्य के लिए 7 का स्टॉप लॉस। मानस ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार, और ट्रेंड फ्यूचर्स सेल है, याद रखिएगा 5125 के लक्ष्य के लिए 54-21 का स्टॉप लॉस। सोमिल जी ने भी एक सेल ट्रेड पिक किया और ट्रेड था इटर्नल का। एक क्रिटिकल प्राइस रेंज ब्रीच हुई है 230 पे, 210 का लक्ष्य, यहाँ पे 236 का स्टॉप लॉस। और आशीष जी ने अभी आईटीसी होटल्स को पिक किया। चलिए अब ट्रेड्स पूरे हो गए, थोड़ा सा अर्निंग्स पर फोकस करते हैं। मिताली हमारे साथ है मौजूद इस वक्त, उनसे हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स पे, यतिन, अशोक लेलैंड और साथ ही साथ कंचन ग्लेनमार्क। यतिन के पास चलते हैं पहले। अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से ऑटो स्पेस में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर। यतिन, क्या एक्सपेक्टेशन नंबर से इस बार? जी वीरू, जैसे आप बता रहे थे प्राइस पॉइंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है काउंटर, और नंबर्स भी काफ़ी शानदार रहने चाहिए। अगर हम Q4 की स्टैंडअलोन रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ 7% की वृद्धि होगी। और आपको अगर ध्यान है तो जो वॉल्यूम्स हैं कंपनी के Q4 में लगभग 60,000 यूनिट्स के आसपास आए हैं, जो कि 27-28% की ग्रोथ सिक्वेंशियल बेसिस पे दिखा रहे हैं। एबिटा की बात करें तो काफ़ी मजबूत क्वार्टर होना चाहिए, क्योंकि 14% के मार्जिन के साथ एब्सोल्यूट एबिटा आपको लगभग 1700 करोड़ रुपए के आसपास दिखेगा। और प्रॉफिट, क्योंकि पिछले साल एक टैक्स आउटगो ज़्यादा था, लगभग आप एक्सपेक्ट कीजिए 60% का जंप साल दर साल बेसिस पे आएगा। 1440 करोड़ रुपए के आसपास आवास का पोल बता रहा है कि प्रॉफिट्स का स्टैंडअलोन बेसिस पे इतना अनुमान रहेगा। अगर हम बात करें तो किस फैक्टर्स से आपको नंबर्स तगड़े दिख रहे हैं, तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े हैं सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स कॉस्ट प्रेशर्स के बावजूद काफ़ी स्टेबल रहने की उम्मीद है। और ऑब्वियसली जो FY 26 का गाइडेंस है मार्जिन्स को लेके, रेवेन्यूज़ को लेके, एक ऐसी चीज़ है जहां मैनेजमेंट का आउटलुक जो है काफ़ी अहम माना जाएगा। ओके, तो ये बात हुई अशोक लेलैंड की। गाबा सर, कैसा लग रहा है अशोक लेलैंड का चार्ट? मुझे अशोक लेलैंड का चार्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दाम पे कभी आता ही नहीं है। देखिए अब थोड़ा डिप मिल जाएगा, पॉसिबल है कि 225 भी देखने को मिल सकता है, वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए 225 220 जोन से। थोड़ा डिप पॉसिबल है क्योंकि काफी दौड़ा है फ्रॉम 218 टू 248। गाबा सर, मुझे भी ना बैंड्रा वेस्ट में फ्लैट पसंद आते हैं, लेकिन मेरे भाव पे कभी आते नहीं हैं वो, तो ये तो खैर प्रॉब्लम हमेशा रहेगी लाइफ में। जो अच्छी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मिताली के पास चलते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन है मिताली? गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पैट है वहाँ पे 30% की ग्रोथ के अनुमान लगाए जा रहे हैं। रेवेन्यू में 3 से 4% की डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिटा मार्जिन 13% से 15% के आसपास नजर आ सकता है। यहाँ पे की मॉनिटरेबल्स जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसिंग पर आउटलुक क्या रहेगा वो देखने वाली बात होगी। साथ ही म्यूटेड कोल कॉस्ट और बेटर अलॉय प्लांट्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे परफॉर्मेंस के कारण हमें अर्निंग्स यहाँ पे अच्छी देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक और ओवरसीज सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस भी एक अच्छा यहाँ पे की मॉनिटरेबल साबित हो सकता है। और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑन द केपेक्स एंड टाइमलाइंस पर यहाँ पे क्रूशल रहेगी। ओके, तो रिजल्ट ठीक ठाक रह सकते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर खासा नजरें रहेंगी। शुक्रिया मिताली। कंचन, आप बताइए ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजों से स्ट्रीट क्या अनुमान लगाकर चल रहा है?
जी, अगर ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टर 4 के नंबर्स देखे जाएँ तो नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू फ्रंट में, प्रॉफिट फ्रंट में, एबिटा और साथ में जो मार्जिन्स हैं वो अच्छे खासे हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पे जो पैट का नंबर है वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा होगा। वो नेगेटिव इसलिए है, लोअर बेस इसलिए बिकॉज कंपनी का पिछले साल एक डाइवेस्टमेंट हुआ था जिसके चलते ये नंबर नेगेटिव में है। लेकिन अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो ग्रोथ पॉजिटिव साइड में है। इसके अलावा डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें करीब करीब 11% का जंप देखने को मिल सकता है बिकॉज इनका जो कार्डिक सेगमेंट है और जो उसका स्किन का सेगमेंट है वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। इनका जो डायबिटीज का बिजनेस है वहाँ पे भी एक अच्छा खासा रिवाइवल आने की उम्मीद जताई जा रही है और जो इन्वेंट्री का रियलाइजेशन है वो भी अच्छे साइड पे हमें देखने को मिल सकता है। यूएस सेल में हो सकता है कि थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिले बिकॉज इस टाइम पे जो अप्रूवल्स है उसमें हमें एक धीमापन देखने को मिला है। साथ ही साथ जो प्राइस इरोजन हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट हमें यूएस सेल्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। फोकस कहाँ पे रहेगा उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। विनलेवी जो इनकी मेडिसिन है और साथ में जो इनकी रियल्ट्रिस मेडिसिन है उसके ऊपर किस तरीके का अपडेट आता है, साथ ही साथ नए पाइपलाइंस के ऊपर कंपनी का क्या आउटलुक है, यही नहीं बल्कि आउट लाइसेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज जो है उसके ऊपर भी कंपनी किस तरीके से अपडेट देती है। और पिछले अगर हम फिस्कल ईयर 23 की बात करें तो इनकी 4 ऐसी दवाई थी जो इस टाइम पे रेस्पिरेटरी दवाई थी जो अप्रूवल के लिए रुकी हुई है, उसके ऊपर भी अप्रूवल कैसे आते हैं उस पर खासा नजर रखनी होगी। सार ये है कि नंबर्स अच्छे हैं। मीनवाइल अशोक हिंदोजा जी की स्टेटमेंट आ रही है जो इंडसइंड बैंक के चेयरमैन है, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स जो इंडसइंड बैंक की प्रमोटर है उनके चेयरमैन है और उन्होंने कहा है कि मुझे अभी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पूरा कॉन्फिडेंस है और एक रीबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बात की है। मैं बस एक लाइन देखना चाह रहा था कि नए सीईओ पर उन्होंने कुछ बोला या नहीं, लेकिन ये बेसिकली 2 लाइनें यहाँ पर आई इंडसइंड बैंक को लेकर जो स्टेटमेंट आई है अशोक हिंदोजा जी की, तो वो आएगी आपकी स्क्रीन पर। मीनवाइल अर्निंग्स वो पूरे हुए, एक बार ज़रा स्टॉक लेकर आइए आप सोलार इंडस्ट्रीज़ का। आई थिंक कल या परसों हमने इसको लिया था स्पॉटलाइट में और बिग स्टॉक में। ये देखिए अब 15,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है सोलार इंडस्ट्रीज़। आशीष चतुर्मोहता, वन वे मूव, नंबर्स के बाद और शानदार मूव, अब 15,000, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? तो अनुज, काफ़ी चर्चा भी की है इस स्टॉक की आपके शो पे और हमें काफ़ी पसंद है। हमारा मानना है कि रनवे ग्रोथ का काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा वैल्यूएशन पे ज़रूर अब थोड़ा महंगा लगना शुरू हो रहा है, बट जो कि जिस तरह की स्ट्रक्चरल ग्रोथ यहाँ पे आ रही है, मार्केट लीडरशिप पोजीशन एक्सप्लोसिव सेगमेंट पे बनी हुई है और डिफेंस का जो परसेंटेज एज अ बिजनेस जो है वो ग्रो होने की तैयारी लग रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक एक अपनी स्ट्रक्चरल ट्रेंड में रहेगा। कोई भी डिप आए जहाँ पे स्टॉक 13,500 13,200 के जोन में आए तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन होगा जहाँ पर पे पोजिशन को एवरेज करने की सोच रख सकते हैं या ऐड करने की रख सकते हैं। बट डेफिनेटली इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर। पिछले हफ्ते बुधवार को ये स्पॉटलाइट शेयर था हमारा, अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मार्केट में आज जो बिकवाली का मूड है, ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या इस करेक्शन का इस्तेमाल बाइंग के लिए करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़। फिरोज़ जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में और ख़ास तौर से जिस तरीके की परसों हमने FI सेलिंग देखी और जो आज रिस्क बैठ रहा है कि कहीं वापस उस तरीके की सेलिंग ना शुरू हुई हो, आपका व्यू क्या होगा इस समय मार्केट पर? अनुज, मेरा मीडियम टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो बहुत उतार चढ़ाव है, बट इफ यू लुक एट पीक से हम 4-5% दूर है, 6% दूर है। ट्रफ से हम 12% 11% दूर है। पीक और ट्रफ जो लास्ट 1 ईयर का रहा है 26 सितंबर 2024 से, जो जब निफ्टी 26,216 टच किया था, तो वहां से हम थोड़ा कम है। सो ये पीक टू ट्रफ की जो रेंज है वो काफी नैरो रही है निफ्टी की। माना कि लोगों ने बहुत वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है ये सब कहा है, निफ्टी ने जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन थ्रू आउट की है, जिसको हम कहते हैं कि रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी क्या थी, जैसे इंडिया विक्स इज इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी निफ्टी की S&P 500 से 300 बेसिस पॉइंट्स कम रही है ओवर द लास्ट 1 ईयर। पॉइंट 2, जो आज का एक्सपायरी मूव है, ये जो मूव था ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था। एज यू कैन सी बाउंस बैक आ रहा है। इसका एक लीड इंडिकेटर जो हमने हाइपोथेसिस करके टेस्ट किया है,
अगर जब भी मार्केट की फॉल, जैसे अभी 15 मिनट पहले जब निफ्टी ने 24,500 को ब्रीच किया था नीचे, तो एक वीक के जो सिंथेटिक्स होते हैं, 29 मई के जो सिंथेटिक्स हैं, सिंथेटिक फ्यूचर्स जिसको कहते हैं, वो 63 रुपीज पे कोट कर रहे थे। इसका ये मायने है कि आज की जो एक्सपायरी की फॉल है वो कल बाउंस बैक की या कभी भी बाउंस बैक की उम्मीद है। जब भी ये सिंथेटिक्स अपनी इंप्लाइड वैल्यू, इसकी सिर्फ 20-25 रुपए की इंप्लाइड वैल्यू है, अगर वो 62-63 रुपीस पे पहुंचता है, इसका ये मतलब है कि बहुत ओवर सेलिंग है, ये एक्सपायरी सेलिंग है, जेन्युइन सेलिंग नहीं है, एक्सपायरी सेलिंग है। गो बैक 1 वीक, एग्जैक्टली द ऑपोजिट हैपेंड। लास्ट थर्सडे जो एक्सपायरी की जो रैली थी, एक्सट्रीम रैली थी, जो 500 पॉइंट की रैली आई फ्रॉम द लोज ऑन द लास्ट थर्सडे, दैट वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड। उस दिन सिंथेटिक डिस्काउंट पे चल रहे थे। इसका मतलब जो भी रैली हुई है वो एक्सपायरी रैली है, कैश मार्केट से बुनियादी रैली नहीं है। इसीलिए यू वुड सी 1 वीक ऑफ डाउन मूव। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि आज की जो फॉल थी वो एक्सपायरी फॉल है। आप अभी भी एज वी स्पीक, आई कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन, ऑलमोस्ट 35-37 रुपीज पे सिंथेटिक प्रीमियम पे चल रहा है। अभी भी अपनी वो इंप्लाइड फेयर वैल्यू पे नहीं आया है, जो 25 रुपए के नीचे होनी चाहिए। फिरोज जी, एक्चुअली रिकवरी आ रही है मार्केट में काफ़ी शानदार, और अब देखिए आप आज के लो से, यानी कि 20 डे निफ्टी दिखाइए प्लीज़, आज के लो से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अब आप रिकवरी देखिए ज़रा एक बार निफ्टी की 24,622 पर अब करीब 160 पॉइंट की रिकवरी इस समय आपको निफ्टी में दिखाई देगी। एक बार ज़रा फटाफट से देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ये रिकवरी आ रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये 3 PM के बाद रिकवरी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, वो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं रिकवरी को, उसमें L&T, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मूव आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एटलीस्ट एक बार के लिए निफ्टी ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल रिकवरी आ रही है मार्केट में। फिरोज जी, श्रेया बात करें, वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन जिस तरीके से डेंट पड़ा था आज बाजार में, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है US डेट क्राइसिस के बीच, आप भारत को कैसे पा रहे हैं? क्या स्थिति दिख रही है भारत की? और जैसा कि अब हम बात भी कर रहे थे, ये जो थोड़ा दबाव देखने को मिला, ये क्षणिक है या फिर कंसर्निंग है? मेरे हिसाब से इतना कंसर्निंग नहीं है। ट्रेडर के लिए शायद कंसर्निंग हो सकता है, बिकॉज ऐसी शार्प बाउंस बैक्स के बाद थोड़ी पुल बैक हो सकती है। बट ये जो रैली है मेरे हिसाब से सस्टेन करनी चाहिए। 3-4% इधर उधर इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बट ये साल में 27,000 और 28,000 की निफ्टी देखने की उम्मीद मेरे हिसाब से 85-90% प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर, जिसमें अभी भी 11 महीने बचे हुए हैं, 10 महीने बचे हुए हैं, उसको देखते हैं, तो मैं मैक्रो जो वेरिएबल्स हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आएगा उस पे बड़ा निर्भर करते हैं हम। तो अब मैं उसको TGIF एब्रीवेट करता हूं, टैक्सेस, GDP, इन्फ्लेशन एंड F स्टैंड्स फॉर फिस्कल डेफिसिट। TGIF को अगर आप, ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को अगर आप देखते हैं, हर जगह पे आप टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, 13.7% की टैक्स कलेक्शन आई, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ आई लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब GST कलेक्शंस 2.37 लाख करोड़ फॉर अप्रैल, दैट्स अ हेल्दी नंबर। उसके साथ इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, 3.16 का इन्फ्लेशन आया है। जब भी GDP, मतलब जब भी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती हैं तब इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है, ये हमने देखा है। बट ये बहुत अच्छा कोरिलेशन है, दैट क्रिएट्स अ ग्रेट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ कपल ऑफ मोर रेट कट्स। उसकी वजह से जो निम में जो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही थी, वो बैंकिंग में डिपॉजिट ग्रोथ आने लगेगी, क्योंकि फ्लैट यील्ड कर्व का जो प्रॉब्लम है कि भाई 1 साल का ब्याज भी वही है, 5 साल का ब्याज भी वही है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो 31% निफ्टी की वेट बैंकिंग है, उस पर थोड़ा दबाव पड़ना बंद होगा और वो अपनी वैल्यूएशंस को रियलाइज कर पाएंगे। GDP estimates also are at 6.6 and I don't think any further cut is possible. तो और अगर आप फ्लोज देखते हैं, हम FII को 4 लाख करोड़ वापस कर चुके हैं। तो अब ट्रम्प के ट्रेड वॉर का भी फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान और इंडिया के टेंशन का भी फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम वैल्यूएशन के बहाने से 4 लाख करोड़ वापस कर चुके हैं। अगर ना किए होते तो ये दोनों खबरों पे 10% की गिरावट मेरे हिसाब से अनिवार्य थी। But I think we've already given away a lot of liquid money which was floating around, especially with hedge funds and short-term FIIs. फिरोज जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज आपसे मैं कैसे बात करूँ समझ में नहीं आ रहा। तीसरा प्रश्न पूछूं। फर्स्ट प्रश्न के उत्तर में आपने इंडिकेटर्स के तौर पर सिंथेटिक ऑप्शंस का जिक्र किया, देन यू टॉक्ड अबाउट टैक्स कलेक्शन। थर्ड में क्या बात करूँ आपसे, मैं बात करता हूँ अर्निंग्स की, है ना। अर्निंग्स सीजन ऑलमोस्ट अगर आप देखिए ये आपका खत्म हो गया, अंतिम पड़ाव पे है, ये इक्का दुक्का नंबर्स बचे हुए हैं।
सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स कहाँ लगे आपको, और जहाँ पे नंबर्स और ग्रोथ और प्राइस उसके बीच में एक आपको रीजनेबल डिफरेंशियल नजर आ रहा है टू चेज इन नेक्स्ट 3 to 4 months, आपका व्यू उस पर? जी सर, अगर आप देख रहे हैं तो मैं अगर अर्निंग्स की देखूं, YTD जो अर्निंग्स आई हैं जैन टू मार्च क्वार्टर की, सबसे खराब ऑटो की आई हैं। 10 निफ्टी ऑटो की -24% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है सेम क्वार्टर। निफ्टी बैंक इज -11.7, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 20 कंपनियों में से ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स आ चुके हैं, 4.9। सो बेस्ट आया है निफ्टी FMCG 74%, 74.5% ग्रोथ। 14 कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स, 67% की वेट की आ गई है। सो मैं हमेशा कह रहा हूं कि FMCG की वैल्यूएशंस इतनी, यू शुड नॉट गेट टू परटर्ब्ड अबाउट वैल्यूएशन बिकॉज उनकी फ्री फ्लोट पूरी अब्सॉर्ब हो चुकी है इंडेक्स फंडों से। सो आई वुड से FMCG वुड बी अ गुड बेट। अगर अर्निंग्स वाइज दे आर समवेयर वेयर आई वुड ऑलवेज डू अ कॉन्ट्रा बेट। For the last 1 month, I've been speaking about FMCG. Of course, it's not played out yet, but it should. फिरोज जी, पिछले 1 महीने का सबसे शानदार मूव रहा है डिफेंस में, जब से वो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और जिसमें भारत ने एक अपने डिफेंस का पूरा क्लियरली एक प्रदर्शन किया, और उसके बाद जो बाजार ने सलामी दी इस पूरे के पूरे सेक्टर को, इसको आप कैसे देख रहे हैं और यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? आप अनुज सर, मेरा ये व्यू होगा कि डिफेंस में हम 3 किस्म की कंपनियों में भाग बांट दें, एम्यूनेशंस एंड कंज्यूमेबल्स, प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर वॉरफेयर। तो मेरा शॉर्ट टर्म में एम्यूनेशन में काफी रैली और भी दिख सकती है, लॉन्ग टर्म में प्लेटफॉर्म लेड बिजनेसेस में होगी। टेक्नोलॉजी आई थिंक आई विल स्टिल नॉट बी सो बुलिश। सो डिफेंस सेक्टर में भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो डिफेंस में अभी भी जूस अवेलेबल है, बट काफी सारे बिजनेसेस लो फ्री फ्लोट हैं, तो इसमें से एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हाई बीटा इसीलिए है क्योंकि फ्री फ्लोट नहीं है। फ्री फ्लोट नहीं है तो जब ऊपर जाता है तो भी बड़ी तेजी से जाता है, और नीचे आता है तो भी बहुत तेजी से आता है। तो अगर आप अपना लास्ट ड्रॉप जूस आउट करने जाएंगे ऐसे सेक्टर में तो आप फंस जाएंगे। सो आई थिंक डिफेंस सेक्टर में घुसना, आई थिंक इट्स मोर सेंसिबल टू डू इट ऑन एन इंडेक्स लेवल। एग्जिट बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है लो फ्री फ्लोट सेक्टर्स में, ये हमने हाइपोथेसिस टेस्ट की थी। तो ये एक वर्ड ऑफ कॉशन। ओके, डिफेंस की बात हो गई, लेकिन FMCG फिरोज जी आप देखें रिजल्ट आए कोलगेट के खराब काफ़ी और स्ट्रीट ने पनिश किया, लेकिन कुछ के रिजल्ट अच्छे भी आए थे। मैरिको के ठीक आए थे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया था। नेस्ले वहीं खराब रिजल्ट। FMCG से एक्सपेक्टेशंस थी कि मॉनसून के बाद ठीक ठाक करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। कहाँ डिसअपॉइंट कर रही है, क्या लग रही है आपको गड़बड़ी इसमें? श्रेया मैडम, देखिए, हम कोई भी रिजल्ट्स देखते हैं तो क्या होता है कि जो लेटेस्ट रिजल्ट होते हैं ना, उस पे हमारी काफी तवज्जो जाती है। तो हम तो एग्जैक्टली रुपी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो 67% के FMCG निफ्टी FMCG के इंडेक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 87 रुपीज था और इस बार 152 रुपीज है। दैट्स अ 74% ग्रोथ ऑन अ वेटेड एवरेज निफ्टी FMCG इंडेक्स। तो एक्चुअली थोड़ी जो ओवर शैडो कर जाती है थोड़ी खराब रिजल्ट्स, बट दिस इज द 14 कंपनीज की रिजल्ट। लास्ट ईयर 87.1 रुपी was the EPS and now it is 152 rupees for the same. So I personally think अगर आप पूरे रिजल्ट्स देखेंगे और 32% आने के बाद, I think the whole number will be shaped up for the full year. अच्छा फिरोज जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। आई मीन जिससे आप भी जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हूँ, ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट। आई मीन आप लुक एट BSE, मतलब सिर्फ आज के प्राइस सेक्शन को नहीं देखेंगे हम, कल तक के प्राइस सेक्शन को देखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को देखेंगे। देन पूरी कैपिटल मार्केट सेगमेंट, उसमें AMC कंपनियां भी आती हैं, उसमें डिपॉजिटरीज भी आते हैं, ब्रोकिंग हाउसेस भी आते हैं। यहाँ पर इस वक्त आपका व्यू क्या है? मतलब एग्जैक्टली आप यहाँ से और कितनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस स्पेस में? वीरू सर, अगर आप निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स जो फॉर्म हुआ था 3-4 महीने पहले, आई थिंक 5-6 महीने हो गए होंगे, 2-3 NFO भी उसके आधारित पे आए थे जो निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे आधारित हैं। उसमें डिपॉजिटरीज भी आ जाती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस आते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं, लाइक यू करेक्ट, एक्सचेंजेस आती हैं, जैसे BSE को हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस पे अगर आप देखें तो मेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बहुत ज्यादा बुलिशनेस है
ऑफ कोर्स मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड भी इस इंडेक्स में शामिल है, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक इंडिया की जो सेविंग हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही है। देखिए, पहले जब भी एक रिटेल निवेशक आता था म्यूचुअल फंड में, इस आधार पे आता था कि मार्केट की टाइमिंग सही है कि नहीं है, बट एक बहुत बड़ा बदलाव एक सर्वे के आधार पे मैं कह रहा हूं कि अब एक रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड को सेविंग्स व्हीकल मान रहा है, ना कि इन्वेस्टिंग व्हीकल। पहले जब वो इन्वेस्टिंग व्हीकल मानता था तो प्राइस मांगता था, क्या दाम हो गया, बड़ी घटी 6-6 महीने में। अब वो उसको सेविंग व्हीकल यूज कर रहा है। जैसे वो चिट फंड में रोज शाम को 50 रुपए स्मॉल सेवर्स देते थे, दुकानदार देते थे, 100 रुपए आके कलेक्ट कर जाता था चिट फंड वाला, वो उसको सेविंग्स मानता था, ना कि इन्वेस्टमेंट। सो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में एक पैराडाइम शिफ्ट है एक माइंडसेट में। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जनवरी फरवरी मार्च में, जहां ब्रॉडर मार्केट की इतनी अच्छी पिटाई हुई कि स्मॉल कैप फंड में फिर भी 4,000 करोड़ अप्रैल में आया है। ये इसीलिए आया है क्योंकि लोग अब उसकी प्राइसेस नहीं देख रहे। एचएनआई आज भी उसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल मांगता है और रिटेल सेविंग व्हीकल मानने लग गया है। ये मैं क्यों इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं इस पे, क्योंकि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो अभी भी 6.7% ही म्यूचुअल फंड में है आउट ऑफ टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स ऑफ इवन लास्ट ईयर। तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है। अब तक मुझे लग रहा है, फॉर द करंट रिसर्च आई हैव डन, रिटेल इज टेकिंग इट एज अ सेविंग्स व्हीकल। इन्वेस्टिंग व्हीकल में बड़ी जल्दी होती है लोगों को। गोल्ड को वो सेविंग्स व्हीकल मानता था, रियल एस्टेट को सेविंग्स व्हीकल मानता था, इसीलिए रियल एस्टेट, उसका घर का दाम अगर 4 साल भी नहीं बढ़ता तो वो बेचता नहीं था। बट म्यूचुअल फंड को वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मानता था, तो प्राइस के गिरने पे एसआईपी बंद हो जाती थी। आज वो 26,600 पे पीक पे इसीलिए है क्योंकि ये पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। चलिए वीरू, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि फिरोज जी और क्या टर्म यूज़ करेंगे। चिट फंड भी यूज़ कर दिया उन्होंने तो है ना। तो फिरोज जी खैर हमारे ऑलराउंडर हैं। वो जब उनसे बात होती है तो वो सारे टॉपिक्स को किस तरीके से बखूबी उसमें चर्चा में इंक्लूड कर देते हैं, तो वो अपने आप में एक केस स्टडी है। तो फिरोज जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अगर कोई एक थीम जिसमें एडिशनल पैसा अगर हमारे रिटेल इन्वेस्टर को लगाना हो तो आपकी सबसे पसंदीदा थीम क्या है इस समय? सर ऑफ कोर्स आपकी समझ ज्यादा है मेरे से मेरा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है आपको थीम बताना, बट फिर भी अगर मैं वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखूं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे हिसाब से लार्जली बैंकिंग में बहुत ज्यादा अभी भी वैल्यूएशन के आधार पे बहुत ज्यादा है। और आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की जो श्रिंकेज की पॉसिबिलिटी थी दैट इज ऑलरेडी गॉट प्राइस्ड इन। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पीबी की मीन और मीडियन से हम 2 सिग्मा नीचे हैं। सो आई पर्सनली थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी बोरिंग थीम है क्योंकि बहुत कन्वेंशनल थीम है, 30% निफ्टी का है। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल नॉट सो ऑफ बीट, बट आई थिंक इसमें ये क्षमता है कि निफ्टी को 4-5% से पर एनम बीट कर सके निफ्टी बैंक। चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट की प्लेसमेंट को लेकर अपनी टिप्पणियाँ रखी आपने। अनुज, निफ्टी ने अगर आप देखें तो मान के चलें अब अगर इसी प्राइस पे क्लोजिंग आ रही है तो हम सेफली कह सकते हैं कि आज और यूएस के उस कल के क्रैक को हमने एक्सपायरी के दिन 20 डेवा पे आके एटलीस्ट एक 150 पॉइंट का कुशन बना लिया है। क्या करें कल के लिए? हाँ देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, मार्केट 20 डेमा को एक बार के लिए बचा के ले गया और वो एक्सपेक्टेड भी था वीरू, क्योंकि 20 डेमा को आप पहली बार में नहीं तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप अभी के लिए न्यूट्रल रहें मार्केट में। इस समय थोड़ा सा एक मार्केट का टफ फेज चल रहा है। एक एक्सपेक्टेशन ये होगी कि कल की बड़ी गिरावट के बाद आज यूएस मार्केट में रिकवरी आएगी, नहीं आई तो कल सुबह फिर यूएस मार्केट नीचे हुए तो ये लॉटरी जैसा है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आज किसी के पास एक क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मुझे बता सके एफआई का नंबर फिर ख़राब आ गया तो क्या करेंगे। और ये पहला टेस्ट है 20 डेमा का, आप समझ के चलिए आज का लो वापस टेस्ट नॉर्मली होता है। 20 डेमा पे एक बार जरूर डिफेंस आता है, लेकिन अब वो लक्ष्मण रेखा आपके लिए 24,450 की देख लें कल एक बार दोबारा कि बच रहा है नहीं बच रहा है। वैसे भी कल फ्राइडे है, कल सुबह एक फ्रेश नज़रिया हम लेंगे। और एक चीज़ वीरू इसमें आप ऐड कर दीजिए कि एफआई का जो आंकड़ा है वो क्रूशल होगा और कैश मार्केट का तो आंकड़ा क्रूशल होगा ही। वहाँ पे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बड़ी सेलिंग हुई हो। एफ एंड ओ में वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज पिछले एक
F&O के डेटा उनके पिछले हफ्ते से बिगड़ने शुरू हो गए थे। इवन जब मार्केट चल रहा था तब से FI के स्टैट्स बिगड़ने शुरू हो गए थे। कैश में सेलिंग तो परसों आई, लेकिन उससे पहले F&O में सेलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो कुछ सेंस वहाँ से बन रही थी उन स्टैट्स से, तो वो डेटा भी देखेंगे, उसके बाद भी लेंगे। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। यतिन के पास चलते हैं पहले डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स में नजर? गुड आफ्टरनून। 2-3 स्टॉक जो फोकस में, उनमें सबसे पहले अशोक लेलैंड। रिजल्ट्स के पहले ओपन इंटरेस्ट में आप लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। और अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे HNIs यहाँ BTHT की रणनीति सुझा रहे हैं और लोअर लेवल्स पे यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स के पहले यहाँ थोड़ा बहुत बाय का मूड डीलर्स बना रहे हैं। और 2 स्टॉक्स पे नज़र रहेगी, BEL और ट्रेंट। और किसी भी वक्त BSE का सर्कुलर सेंसेक्स इंक्लूजन के रिगार्डिंग आ सकता है, और इसी को नज़र रखते हुए HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है तो जो सेमी एनुअल रिव्यू होता है वो जून के महीने में लागू होता है और मई के अंत तक इसका सर्कुलर आता है यूजुअली। तो BSE में सेंसेक्स इंक्लूजन के चलते दोनों ही स्टॉक्स BEL और ट्रेंट में डीलर्स खरीदारी का मूड बना रहे हैं। BEL, ट्रेंट और अशोक लेलैंड, ये 3 स्टॉक्स हो गए रडार पर। शुक्रिया यतिन। अब BTST STBT ट्रेड्स शुरू करते हैं। गाबा से आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग। BTST STBT गावत जी, सर म्यूट पर हो आप। चलिए कोई दिक्कत आ रही है, काम करते हैं, गावा सर को म्यूट से अनम्यूट पे करने देते हैं, बाकी कॉल ले लेते हैं। श्रेया, ठीक है यार। रुचि जी, आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? कल के लिए NMDC में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी थीसिस यही रहेगी जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ऐसे स्टॉक्स जो पिछले 2 दिनों में नहीं गिरे हैं, जहाँ पे ऐसे मार्केट में भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बता रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। NMDC ने पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर देने की तैयारी है। सो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव साइंस है। सो करंट लेवल्स पे 70 के नीचे स्टॉप लॉस रख के NMDC में खरीदारी करके जाए 74 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए ये NMDC रुचि जी की पिक हो गई। शिल्पा जी, आपके कैरी कर रहे हैं? जी अनुज जी, GMR एयरपोर्ट्स में बाय की रिकमेंडेशंस है। यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल व्यू के आप प्ले कर सकते हैं फॉर जून सीरीज एज वेल। यहाँ पे 85 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रही है। मुझे लगता है 91 के ऊपर सस्टेन करते ही इसमें 95 के भी लेवल्स आएंगे। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू, लेकिन GMR एयरपोर्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ काफी क्लैरिटी के साथ है। सौमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा एक बाय साइड पे ट्रेड होगा। HAL स्ट्रेंथ है इसमें और अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में अभी भी बाय सिग्नल है। स्टॉप लॉस होगा 4950 और टारगेट होगा 5200। ओके, तो अभी तक सारी बाई साइड की ट्रेड आई। गावा सर ठीक हुए क्या? उनकी आवाज आ सकती है आपको? अभी मैं फोन पे कनेक्टेड हूँ। जी गावा जी, बताइए फिर। समथिंग इज अ प्रॉब्लम। एनीवे, स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। अगर किसी ने नहीं लिया तो गुड। 564.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 560। नियर टर्म टारगेट 575 580 बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स। अब मानस जी के पास है। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, एस्ट्रल में खरीदारी करके जाएंगे। एस्ट्रल अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 1424 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1485 के टारगेट के लिए। में खरीदारी की राय फिलहाल मानस जी की तरफ से आती हुई और वायदा के टॉप गेनर में शामिल 4.5% से ज़्यादा तेज़ होकर डे हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और सवाल तो मुझे ये एक्चुअली गाबा से पूछना था, लेकिन ऑडियो इशू है। NTPC ग्रीन के रिजल्ट आए, ठीक है, तो गाबा सर से पूछेंगे। NTPC ग्रीन के रिजल्ट आए, हालांकि चार्ट्स बहुत कम होंगे, लेकिन गाबा सर अक्सर बोलते हैं कि एक दिन का भी चार्ट दिखा के वो सटीक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शिल्पा जी, आप बताइए, NTPC ग्रीन गिरते बाजार में भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैसा लग रहा है ये? चार्ट्स हालांकि थोड़े कम होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है लिमिटेड बेसिक 109 का सपोर्ट है। ये होल्ड करता है तो यहाँ पे 115 से लेके 117 के टारगेट्स हैं। ये इस समय कुछ ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं, आपको एक फटाफट बैन अपडेट देते हैं और उसके बाद वीरू के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या इस समय F&O की पोजीशनिंग रही। काफ़ी स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। डिक्सन टेक, हिंदुस्तान कॉपर, CDSL और सेल, सब में 90% पोजीशन क्रॉस हुई। डिक्सन में तो 100% क्रॉस हो गई हैं।
तो ये स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसी रही मार्केट ब्रेथ? ब्रेथ खराब थी अनुज आज, और कुछ ही स्टॉक्स फ्यूचर्स के आधार पर मतलब के पास एक अच्छी कमांडिंग पोजीशंस थी, अदरवाइज मार्केट की ब्रेथ कमज़ोर थी। इन डेरिवेटिव्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे स्लाइड्स, लॉन्ग और उसके बाद शॉर्ट, फिर लॉन्ग शॉर्टिंग और फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये डिजिट्स ये देखिए क्लियरली, आई मीन लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना, टेंडेमा की ट्रेजेक्टरी जैसी तोड़ी बाजार ने, और वो जो पिछले 2 दिन का लो था वो प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल थी। लॉन्ग 24 मात्र, 52 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 45 में, 99 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। स्लाइड्स लेके आते हैं कि करके लॉन्ग कहाँ पे विजिबल था। डिफेंस स्पेस ने इस क्रम में एक बार फिर से बाजी मारी और सोलार इंडस्ट्रीज इसको लीड कर रहा था, बाकी एमडीसी, पीबी इन्फाटेक, नाल्को और गेल यहाँ पर आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अगले स्लाइड में आएंगे आपके शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स। एस्टल के लिए 3 दिन इतने वाइल्ड रहे कि पूछिए मत, बट आज के इस प्राइस में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज फाइनली ये 1445 पे इज क्लोजिंग अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि नहीं सक्सीड हो पाया था 19 और 20 मई को। सो एक एडवांटेज है। एंजल वन बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन याद रखिएगा सुबह ये कुछ अनोखा ही तेज था, बाद में डिप आया शार्प। शॉर्ट बिल्डअप, कोलगेट पोस्ट अर्निंग्स, बीएससी, आई थिंक दैट एक्सपायरी इशू और वो टसल जो आज शुरू हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज भी कंटिन्यू कर रहा है पेन, ओएनजीसी क्रूड का पेन हल्का सा अगर आप देखें और नंबर्स के बाद थोड़ी सी सॉफ्टनेस। एमएनएम भी आज बैकफुट पे था। एबी फैशन, पिरामिड एंटरप्राइजेस, चंबल फर्टिलाइजर्स, महानगर गैस, आईएक्स, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अनुज ओके, तो ये फिलहाल ब्रेथ रही मार्केट की, एफएनओ स्पेशली। अब चलते आगे बढ़ते हैं शो में और बात करते हैं। देखिए प्रमोटर्स ने पिछले दिनों आई बाजार की तेजी का खूब फायदा उठाया है और कई कंपनियों के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। पूरी डिटेल लेकर मिताली जुड़ रही है मेरे साथ। बताइए मिताली, क्या है खबर? जी, पिछले 7-8 दिनों में करीबन 18,000 करोड़ की स्टेक डील हुई है, चाहे प्रमोटर्स के द्वारा हुई हो या ऑफर फॉर सेल हो। बड़े अमाउंट का करीबन मोटा मोटी जो प्रमोटर्स है 2 से 3% का स्टेक उन्होंने सेल आउट किया है और काफ़ी जो बुलिश ट्रेंड था उसका फ़ायदा उठाते हुए प्रमोटर्स ने स्टेक्स अपने बेचे हैं। स्टॉक्स भी शार्पली करेक्टेड नजर आए। उसके बाद सबसे पहला बात करते हैं एथर इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ 7% का स्टेक इनके प्रमोटर पूर्णिमा देसाई ने बेचा। 629 करोड़ की ये डील हुई थी। उसके बाद वेंट लिमिटेड जो है यहाँ पे 38% का स्टेक, इसकी जो जर्मन पेरेंट कंपनी है उन्होंने पूरा का पूरा OFS के थ्रू यहाँ पे अपना स्टेक निकाल दिया। इसके बाद एमी ऑर्गेनिक्स में भी 2% का स्टेक बेचा गया ब्लॉक डील के थ्रू। यहाँ पे ये भी नोट करने लायक बात होगी कि कोटक म्यूचुअल फंड ने 6.66% का एमी ऑर्गेनिक्स का स्टेक अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनका जो प्रमोटर है सिंगटेल, उन्होंने 1.2% की उनकी हिस्सेदारी बेची है और अब 28.3% के आसपास उनकी हिस्सेदारी आ गई है। JSW इंफ्रा में भी 2% के आसपास की स्टेक की एक ब्लॉक डील हुई है। सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट के द्वारा इनका एक एक्विजिशन है, एक्सो नोबल एक्विजिशन, उसको फंड करने के लिए ये फंड इकट्ठा किए गए। इसके अलावा केफिन टेक में भी प्रमोटर्स ने करीबन 10% के आसपास की बिकवाली यहाँ पे करी है। जो इनका फॉरेन प्रमोटर है जनरल अटलांटिक, वहाँ से ये बिकवाली होती नजर आई। ये भी एक ब्लॉक डील के थ्रू ही हुई थी। इसके अलावा पारस डिफेंस में भी करीबन 3% की 223 करोड़ की यहाँ पे एक ब्लॉक डील भी हमें देखने को मिली। KPR मिल्स में देखें तो कल परसों ही ये डील हुई है। 3.2% का स्टेक प्रमोटर्स ने यहाँ पे खाली किया और ब्लॉक डील के जरिए ये 1200 करोड़ रुपए के आसपास की एक डील हुई थी। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ प्रमोटर्स के जो स्टेक सेल हुए मार्केट में, उस पर एक डिटेल। शुक्रिया मिताली। आगे बढ़ते हैं और मार्केट का पंचनामा का टीज़र करते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है आज? सवाल ऑटो सेक्टर पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिस तरीके से आप देखें 2.5% के करीब, 2% से ज़्यादा गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, तो इस गिरावट में क्या करना चाहिए? जिनके पास नहीं है वो क्या ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग हो सकती है? देखिए थोड़ी SIP अप्रोच रखें यहाँ पर, क्योंकि इमीडिएटली फर्स्ट ड्रॉप पे बाइंग करने के बजाय एक चीज़ समझ के चलिए, इस में अगर आप धीरे धीरे करके डिप में एक्यूमुलेट करेंगे तो नॉर्मली ये स्टॉक आगे आपको जाकर रिवॉर्ड करेगा। ये हमेशा M&M का ट्रेंड रहा है कि अगर आपने डिप पर बाइंग की, यहाँ पर आप इसका 5 साल का चार्ट देखिए एक बार जरा महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो वो क्लियरली आपको बताएगा कि किस तरीके के मूव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए क्या शानदार स्टॉक रहा है और एक बड़ा स्टॉक ऑलमोस्ट 10 बैगर बनने की तैयारी कर रहा है, इतना बड़ा स्टॉक। तो ये हमेशा यहाँ पर अप्रोच ही रहती है कि हर गिरावट में इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। चलिए अगला सवाल। ओके, अगला सवाल HDFC बैंक पर लोग पूछ रहे हैं, इसमें क्या रुख अपनाएं? जिनके पास है होल्ड की सलाह होगी उनको? इसमें तो क्या ही बोलेंगे, डिपेंड करता है आप हर रोज़ अपना प्राइस देखने वाले हैं या हर 10 साल में देखने वाले हैं।
अगर आप फॉर्मर कैटेगरी में तो मत लीजिए, अगर आप लैटर कैटेगरी में तो ले लीजिए। बहुत सिंपल है, इसका जवाब दो। तो डिपेंड करता है कि आपकी अवधि क्या है। चलिए, तो 335 पर शेयर जुड़ेंगे आपके साथ मार्केट का पंचनामा में। आज गाबा सर होंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अब क्या करें, ज़रा एक बार निफ्टी देखते हैं वापस 24,620 पर इस समय ट्रेड करता हुआ। और एक बार आप लेकर आइए ज़रा बजाज ऑटो का शेयर। इसको मैंने क्यों स्पेसिफिकली पिक किया है, क्योंकि इस ख़राब बाज़ार में भी ये एक स्टॉक है। आज ऑटो शेयरों की तगड़ी पिटाई हुई, लेकिन और सिर्फ आज ही नहीं, इस महीने अगर आप देखें तो बजाज ऑटो करीब करीब 9% चला है। शिल्पा जी, हमने लगातार हीरो मोटो की बात की थी, लेकिन बजाज ऑटो कैचअप प्ले हो रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? जी बिल्कुल, बहुत ही क्लियर नो बेट है यहाँ पे। 8700 पे सपोर्ट है, अभी इसके ऊपर ये क्लोज भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट्स गॉड फॉरबिड कल ठीक भी रहते हैं तो यहाँ पे 8900 के लेवल्स आपको तुरंत आते हुए मिलेंगे। ओके, बजाज ऑटो एक बार फिर से स्ट्रेंथ यहाँ पे 2750 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। पिछले 3-4 दिन ठीक बजाज ऑटो के लिए भी वैसे रहे जैसे हम एस्ट्रल की बात कर रहे थे कुछ देर पहले। बजाज ऑटो फाइनली, आई मीन इट्स फोर्थ कंसेक्यूटिव सेशन, नहीं फोर्थ नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, क्योंकि 3 दिन पहले एक डिप आ गया था इंट्राडे में, बट अ क्लोज अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शानदार क्लोज ये भी। और जिन जिन स्टॉक्स ने इस कोलैप्स होते हुए बाजार में आज बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, जिसमें जिक्र करी रही थी शिल्पा जी, GMR एयरपोर्ट्स, लुक एट यूनाइटेड स्पिरिट्स आज 1% ऊपर 1576 पे, ये भी डे हाई पर क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट। पिछले 9 दिनों से मेंटेन रेंज का हाई काटा इसने, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रहा है। और एक बार आप देखिए अपोलो टायर्स, बीच में थोड़ा सिंक हो गया था ये स्टॉक, लेकिन आज एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। मैं इस पर एक ओपिनियन ले लेता हूँ अपोलो टायर्स, क्योंकि इसका मोमेंटम जो चलता है ना तो वो परसिस्ट करता है। वोल्टास हटाइए स्क्रीन से प्लीज़ सौमिल। ये अपोलो टायर्स 491, और मैं वो देख रहा हूँ कि आज इसने अपनी स्ट्रेंथ को फिर एक बार 10 डेमा के जोन से करेक्ट किया और फिर डे हाई पर। ये कंटिन्यू करेगा, परसिस्ट करेगा क्या? कंसिडर करना चाहिए कुछ दिनों के लिए इसको? डेफिनेटली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर बायस पॉजिटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, बिकॉज 20-40 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये छोटा सा एक कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगा, ज्यादा करेक्शन नहीं आया है इसमें, तो एक स्टॉप लॉस रखेंगे 20 डेली मूविंग एवरेज पे, दैट विल बी 478, ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में डेफिनेटली जो प्रीवियस स्विंग हाई था 510 का, वो पहला टारगेट होगा, और उसके ऊपर फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक 547 का टारगेट रहेगा। एक बजाज ऑटो, उसके बाद हो गया पोर्टास। ऑटो बास्केट से 2 स्टॉक्स। डिफेंस ने अपने मोमेंटम को कायम रखा, सोलार इंडस्ट्री स्टॉक गिरने रहा आज 0.6% ऊपर। एंड लुक एट HCL, अपने आप को वेल अबव 5000, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, देखिए 5000 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट ये स्टॉक अपने आप को मार्च मिड से अब तक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इवन 10 डेमा के ऊपर होल्ड करता है। कल का लो भी वही था, आज का लो तो वही नहीं है, लेकिन उस रेंज को मेंटेन किया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। और बहुत ही ख़राब क्लोज अगर किसी 1-2 दिग्गजों के लिए है तो उसमें प्लीज स्क्रीन पे लिखाइएगा, दैट्स डिक्सन। अर्निंग्स के बाद वो जो क्रैक था परसों का, कल का, आज का, इसको फाइनली कहाँ ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी से, मतलब इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी से इसको 50 डेमा पे ले आया, तो काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज है। और एक और काउंटर जिसका शायद जो मोमेंटम है वो कोलैप्स हुआ, जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है कोलगेट, डे लो पर, और ये ऑलमोस्ट 16 अप्रैल के बाद अब तक की सबसे बड़ी मतलब कोलैप्स थी। और जरा प्लीज़ इसका ओपन इंटरेस्ट रखिए, मतलब आपको अब अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए एक शॉर्ट कवरिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन चाहिए होगा, क्योंकि 22 मई के आसपास ऑन द लास्ट एज ऑफ एक्सपायरी, लुक एट इंट्राडे बिल्डअप 10% का बिल्डअप, 5.5 लाख शेयर शॉर्ट साइड पे कैरी करके ले जा रहा है। ये सीवियर प्राइस डैमेज और एक BSC। अनुज बिल्कुल वीरू, आपने बोला ना परसों का, कल का, आज का, जिस अंदाज में आपने बोला मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आ गई। बाप का भाई का, बाप का भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हाँ, नहीं देखी जिन्होंने तो जरूर देखेगा, फिल्म बहुत अच्छी है वैसे, और ख़ास तौर से जो
पीयूष मिश्रा जी की राइटिंग है वो कमाल की है। खैर एनीवे, अब मार्केट की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं 24,638 पर। गाबा सर हैं क्या या चले गए? गाबा सर की BTST ट्रेड का टारगेट हिट हो गया ऑलरेडी। देखिए बर्जर पेंट्स लेकर आइए ज़रा, बर्जर पेंट्स ये देखिए, ये ट्रेड थी BTST की, लेकिन इसमें पिछले 10 मिनट में जो स्पाइक आया आज ही टारगेट हिट हो गया। तो मैं पूछना चाह रहा था गाबा सर से कि कल कैरी करें या आज ही इसको निपटा दें। 570 का वो जो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है गाबा सर का। चलिए खैर कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझ लेते हैं, एक बार ज़रा स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे क्लोज देखेंगे तो बहुत ख़राब लगेगी आपको, लेकिन अगर इसमें मैं जोड़ दूं आज का इंटरडे लो 24,450 के आसपास था तो आप कहेंगे वाह फिर तो अच्छी रिकवरी हुई। 170 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी ये करीब 90 पॉइंट नीचे था, यहाँ अच्छी रिकवरी हुई। 54,500 को प्रोटेक्ट करके अच्छी रिकवरी आई। निफ्टी IT में लेकिन वीकनेस थी, 1% नीचे था ये इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और स्मॉल कैप कहाँ है? स्मॉल कैप 1/4% नीचे। एडवांस डिक्लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था एक्चुअली, अगर आप देखें ऑन अ डे लाइक टुडे 1123 बढ़ने वाले शेयर, 1475 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए आप जरा सेक्टोरल हिट मैप देखते हैं एक बार जरा, और एक चीज़ जो क्लियरली फिर स्ट्राइक करेगी वो है निफ्टी डिफेंस। क्या ही बोलें अब इस इंडेक्स के बारे में, 2.2% के गेन इस समय आपको निफ्टी डिफेंस में, एक लौता इंडेक्स जिसने मार्केट को डिफेंड किया। टेक्निक मतलब क्लीशे साउंड करेगा लेकिन 2% की रैली यहाँ पर। उसके अलावा रियल एस्टेट में अच्छी रिकवरी थी, कैपिटल गुड्स में अच्छी रिकवरी थी, फिनेंशियल्स में अच्छी रिकवरी थी, मेटल्स में अच्छी रिकवरी थी। इंडेक्स जो वीक थे उनमें IT, ऑयल एंड गैस और ऑटो, ये 3 इंडेक्स थे। और कुछ हद तक FMCG, एक्चुअली काफ़ी हद तक FMCG 1.5% नीचे था। आप जरा निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार, यहाँ पर किस तरीके के मूव रहे। सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक आज का टॉप गेनर, शुरुआत टॉप लूज़र से की, एंड तक टॉप गेनर। बजाज ऑटो, JSW स्टील, भारती, हीरो और कोटक। उसके अलावा लूज़र्स में ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, हिंडाल्को, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ITC, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये आज के लूज़र्स में शामिल। तो कुल मिलाकर वीरू कहना होगा कि ख़राब दिन, लेकिन शायद उतना ख़राब क्लोज नहीं मार्केट। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज। लगभग जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे हमने देखा 24,455 20 डे में, और वहाँ से अगर आप देखें तो लगभग 200 अंकों का पुल बैक। तो ख़राब क्लोज उतना नहीं है जितना इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस था, लेकिन 1-2 स्टॉक्स के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। लेकिन डिफेंस एक बार फिर से आज सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अगर आप देखें तो बेहतरीन इंडेक्स रहा। खैर आपको कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा इस बाज़ार की आज की प्राइस परफॉर्मेंस पे, आपकी कॉल्स पे, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल्स पे। प्रकाश का अवसर होंगे आज श्रेया के साथ मार्केट का पंचनामा में, और आपसे कल मुलाकात होगी इस पूरे पैनल की सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। फ्राइडे का आपको भी और हमको भी है इंतज़ार। नमस्कार।